मार्शल हॉल के सेकंड एल्डर की इकलौती औलाद के रूप में ट्रांसमिग्रेट होकर मैंने पूरे कॉन्सेक्रेशन हॉल को सिर पर उठा रखा था। मैंने 96 लेवल के सुपर डॉलुओं के चेहरे पर ऐसा न छूटने वाला हरा सांड बनाया कि वो 1 महीने तक घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने अपने दूसरे दादाजी को 5 किलो जुलाब की दवा पिला दी, जिससे वो 3 दिन तक टॉयलेट में कांपते हुए बैठे रहे। हर कोई कहता था कि मैं सरफिरा हूँ, यहाँ तक कि मेरी हिम्मत हेड एल्डर की दाढ़ी उनकी सगी पोती के साथ मिलकर उखाड़ने तक की थी। आमतौर पर भगवान की तरह गायब रहने वाले 7 बड़े एल्डर आज एक ही जगह इकट्ठे हुए थे। आज मेरी मार्शल सोल अवेकन होने का दिन था और वो सब देखना चाहते थे कि बचपन से उनकी गर्दन पर चढ़कर नाचने वाला यह शैतान लड़का आखिर कौन सी मार्शल सोल जगाता है। अवेकनिंग सेरेमनी को लीड करने वाला जाहिर है गोल्डन क्रोकोडाइल ही था। कराने को तो कोई और भी करा देता, लेकिन उसे तसल्ली नहीं थी तो खुद ही चला आया। पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी मेरा कोई अता पता नहीं था और मुझे बुलाने गई कियान रेनशुए भी गायब थी। इस बात ने उसका दिमाग इतना खराब कर दिया कि उसका मुंह टेढ़ा हो गया। ये नालायक लड़का, टाइम की रत्ती भर कद्र नहीं है इसे, एक बार आने दो इसे, ऐसा ठोकूंगा ना। डेमन सबड्यूइंग डोलुओं की आंखें चमक उठी। सच्ची में क्या बात है, मैं तो कब से इस लौंडे को सबक सिखाने की फिराक में था। बड़े भाई, थोड़ी देर में मुझे अपने ड्रैगन पोल से इसे पीटने दोगे क्या? जब से मैंने खुद चलना सीखा था तब से मैं एक नंबर का आवारा और आफत का परनाला बना हुआ था, जिसने पूरे हॉल की शांति भंग कर रखी थी। आज लायन डॉलियो के साथ घोड़ा घोड़ा खेलने का ड्रामा, तो कल ग्रीन फिनिक्स डॉलियो की पीठ पर सवार होकर पूरे आसमान में उड़ना। इन सब में सबसे ज्यादा बैंड बजी थी कियानजुन और जियांगमो नाम के 2 बदकिस्मत भाइयों की। एक बार पता नहीं कहां से मैं पक्के रंग ले आया और जब कियानजुन खर्राटे मार रहा था, मैंने उसके चेहरे पर एक बड़ा सा हरा कछुआ बना दिया। हद तो तब हो गई जब वो सोकर उठा तो मैं शीशा लेकर उसके मुंह के आगे खड़ा हो गया। कियानजुन ने पानी से धोने की कोशिश की, रगड़ रगड़ के अपनी खाल छील ली, पर वो रंग टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार वो हॉल का छठा एल्डर था, 96 लेवल का सुपर डॉलुओ। अगर ये हुलिया बाकी एल्डर्स देख लेते तो जिंदगी भर उसका मजाक उड़ाते, उसकी पूरी इज्जत का कचरा हो जाता। इसीलिए कियानजुन डॉलुओ पूरे 1 महीने तक घर से बाहर नहीं निकला। डेमन सबड्यूइंग डॉलुओ का हाल तो और भी बुरा था। जब मैं 4 साल का था, मैं उसके लिए सूप का कटोरा लेकर गया। वो बस अपनी ट्रेनिंग खत्म करके हटा ही था तो बिना सोचे समझे एक सांस में गटक गया। कुछ ही पलों में उसे लगा कि मामला गड़बड़ है। उसके पेट में सुनामी आ गई और एक न रुकने वाला प्रेशर नीचे की तरफ भागा। वो बदहवास होकर टॉयलेट की तरफ लपका और लगातार 3 दिन तक वहीं जमा रहा। 3 दिन बाद जब वो बाहर निकला तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और माथे से मोटे मोटे पसीने की बूंदें टपक रही थीं। टांगे एकदम कांप रही थीं। वो बस अपने ड्रैगन पोल के सहारे घिसट घिसट कर कदम बढ़ा पा रहा था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। आधे रास्ते में मैं अचानक झाड़ियों से बाहर कूदा और एक लात मार के उसके हाथ से ड्रैगन पोल उड़ा दिया, जिससे वो मुंह के बल सीधे जमीन पर जा गिरा। मैं बत्तीसी दिखाता हुआ उसके पास आया। डेमन दादाजी, आप तो बड़े कमजोर निकले, सिर्फ 5 किलो जुलाब में ही आपकी फुसकी निकल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 5 किलो जुलाब? बेगधे, गांव की भैंसों को भी कोई ऐसे नहीं खिलाता। तूने तो मुझे जानवर ही समझ लिया। उस दिन के बाद से डेमन सबड्यूइंग डोलुओं ने मेरे हाथ की किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। मेरे कारनामे यहीं खत्म नहीं हुए। जब से कियान रेनशुए मेरी दोस्त बनी, मैं और भी ज्यादा बेलगाम हो गया। एक रात मैं उसे खींचकर कियान दावलू के कमरे में ले गया। हम दोनों ने शर्त लगाई कि जो कियान दावलू की ज्यादा दाढ़ी उखाड़ेगा वो जीतेगा। उस वक्त कियान रेनशुए बड़ी मासूम थी। उसने बिना सोचे हाँ कर दी। सोने का नाटक कर रहा कियान दावलू गुस्से से अंदर ही अंदर उबल रहा था। उसकी अपनी मासूम पोती को इस सिरफिरे एल्डर के पोते ने बिगाड़ दिया था। उसने सोचा कि अभी आंखें खोलकर मेरी क्लास लगाए, लेकिन अपनी पोती को मजे लेते देख उसका दिल पिघल गया। वो आंखें बंद करके सोने का नाटक करता रहा और उन दोनों बच्चों को अपनी दाढ़ी उखाड़ने दी। लेकिन दिल का गुस्सा कहाँ निकालता। उसने पक्का मन बना लिया कि कल ही जाकर गोल्डन क्रोकोडाइल से बात करेगा। जब गोल्डन क्रोकोडाइल ने सुना कि डेमन सबड्यूइंग उसके पोते को पोल से पीटना चाहता है, तो वो तुरंत अपने पोते के बचाव में आ गया। 7वें, तेरी चमड़ी में ज्यादा खुजली हो रही है क्या? या तुझे अपना वो डंडा प्यारा नहीं है? यकीन ना हो तो तुझे उल्टा लटका के तेरे ही डंडे से तेरी सूत दूंगा। डेमन सबड्यूइंग ने तुरंत अपनी मुस्कान समेटी और हाथ हिलाते हुए बोला, अरे बड़े भाई, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। बच्चा अपनी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। प्यार ही इतना है कि मारने का दिल ही नहीं करता। बाकी एल्डर्स एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वक्त बीतता गया और आसमान में पूरी तरह अंधेरा छा गया। तब जाकर मैं और कियान रेनशुए आराम से मटकते हुए एल्डर हॉल में घुसे। इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे 7 एल्डर्स को देखकर मैं हंसते हुए बोला, दादाजी लोग, बड़े जल्दी आ गए आप सब। अभी तो सूरज उगा ही था। ये कहते हुए मैंने खिड़की के बाहर चमकते चांद की तरफ उंगली दिखाई। कियान रेनशुए ने अपना मुंह छिपाकर हंसी दबाई। मुझे दिन को रात बताते देखकर गोल्डन क्रोकोडाइल लपक कर आगे बढ़ा और उसने मेरा कान कस के मरोड़ दिया। कमीने लड़के,
अपने दादा को इतनी देर इंतजार कराया। रुक, तुझे सबक सिखाता हूँ। मुझे रत्ती भर डर नहीं लगा। छोड़ो भी दादाजी, अपने पूरे खानदान में अकेला चिराग हूं मैं। मुझे ठोक ठाक दिया तो बुढ़ापे में आपको पानी कौन पिलाएगा। गोल्डन क्रोकोडाइल की बोलती बंद हो गई। कियान दाउलू ने बात काटते हुए कहा, रहने दे दूसरे, पहले बच्चे की मार्शल सोल अवेकन कर। लेफ्टिनेंट कियान रेनशुए भी बीच में बोल पड़ी, दूसरे दादाजी थोड़ा धीरे। ये सुनते ही अभी अभी बोलने वाले कियान दाउलू को तुरंत पछतावा हुआ। शिट, उसकी अपनी दुलारी पोती को तो यह आवारा लड़का पूरी तरह अपने रंग में ढाल चुका था। उसके अंदर गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। क्रोकोडाइल, ठोक इसे, कस के ठोक, नहीं तो मुझे हटने दे। मेरी स्वॉर्ड तो कब से खून की प्यासी बैठी है। कियान दाउलू के हरी झंडी देने और कियान रेनशुए के बीच में आने के बाद क्रोकोडाइल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो तो वैसे भी बस डरा रहा था। अपने सगे पोते को सच में थोड़ी मारता। शैतान, मेरे पीछे आ। क्रोकोडाइल ने मुझे उठाकर अवेकनिंग प्लेटफॉर्म के बीचों बीच बने जादुई घेरे में खड़ा कर दिया। वो मार्शल सोल अवेकन करने का स्पेशल घेरा था जो 6 काले पत्थरों से बना था। ध्यान लगा, रिलैक्स रह, घबरा मत। बात खत्म होते ही क्रोकोडाइल की आंखें सिकुड़ी और एक खूंखार पावरफुल ऑरा अचानक से बाहर फटा। अगले ही पल उसकी पूरी बॉडी पर सुनहरे रंग के बारीक स्केल्स आ गए। उसके सफेद बाल डार्क येलो में बदल गए और सिर के ऊपर से 9 अलग अलग रंगों की सोल रिंग्स धीरे धीरे नीचे तैरने लगी। 2 पीली, 2 बैंगनी, 4 काली और 1 लाल। इसके साथ ही उसके पीछे एक विशालकाय सुनहरे मगरमच्छ का साया उभरा, उसका सोल अवतार गोल्डन क्रोकोडाइल किंग। इसके तुरंत बाद क्रोकोडाइल ने अपना हाथ उठाया और एरे में बेहिसाब सोल पावर भर दी। कियान रेनशुए ने उत्सुकता से कियान दाउलू की तरफ देखा। दादाजी, ये कौन सी मार्शल सोल जगाएगा और क्या होगी? पक्का वही गोल्डन क्रोकोडाइल की ही ब्लड लाइन होगी। अब ये इसके जैसा असली गोल्डन क्रोकोडाइल किंग जगा पाता है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। अभी कियान दाउलू के मुंह से यह बात निकली ही थी कि तुम्हारे शरीर से एक खूंखार और हावी होने वाली ऊर्जा का धमाका हुआ। उस जानी पहचानी वाइब को महसूस करते ही क्रोकोडाइल ठहाके मारकर हंस पड़ा। शाबाश मेरे शेर, आखिर पोता किसका है? तेरे बाप से तो 1000 गुना बेहतर निकला तू। पूरे हॉल में एक दबंग दहाड़ गूंज उठी। क्रोकोडाइल की तरह तुम्हारी पूरी बॉडी पर भी सुनहरी स्केल्स आ गईं। हाथ पैने पंजों में बदल गए और काले बाल तेजी से सुनहरे हो गए। तुमने जो जगाई थी वो कोई साधारण चीज नहीं बल्कि टॉप टियर बीस्ट मार्शल सोल गोल्डन क्रोकोडाइल किंग थी। अपनी मार्शल सोल को उम्मीद के मुताबिक गोल्डन क्रोकोडाइल किंग देखकर तुम्हारा दिमाग तुरंत फ्यूचर के प्लान बनाने लगा। हवेली लौटते ही बुढ़े को डुकुबो के बगीचे से वो दिव्य जड़ी बूटियां चुराने भेजूंगा। याद है मुझे, वहां एक गोल्डन क्रोकोडाइल ड्रैगन फ्रूट होता है। उसे खाते ही सुनहरी ब्लड लाइन कई गुना बढ़ जाएगी और यह क्रोकोडाइल किंग सीधे गोल्डन क्रोकोडाइल ड्रैगन किंग में इवॉल्व हो जाएगा। वैसे भी उस खड़ूस बुढ़े को सही माल की पहचान कहाँ? तांग सान जैसे किसी ऐरे गहरे के हाथ लगने से बेहतर है कि सही टाइम पर माल पर अपना कब्जा जमा लिया जाए। तभी दिमाग में एक ठंडी रोबोटिक आवाज गूंजी, सिस्टम। तुम्हारा दिल जोर से धड़का। 6 साल, पूरे 6 लंबे साल। इन 6 सालों में तुमने रोज आंखें बिछाकर इंतजार किया था और किस्मत देखो, आज जाकर आखिरकार गॉड मोड अनलॉक हुआ था। थोड़ा समझने के बाद तुम्हें सिस्टम का फंडा तुरंत समझ आ गया। बस सिस्टम की बताई हुई जगहों, इंसानों या घटनाओं के पास जाकर साइन इन करना था और इनाम सीधे झोली में। सिस्टम ने साथ में एक 10 बाई 10 मीटर की इन्वेंट्री भी दी थी जिसमें कोई भी सामान ठूंसा जा सकता था। बस एक ही बात का रोना था, ये सिस्टम महाकंजूस था। 6 साल लेट आने के बाद भी एक वेलकम गिफ्ट पैक तक नहीं दिया। चलो छोड़ो, नहीं दिया तो ना सही, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट इस वक्त मार्शल सोल हॉल में मौजूद है। साइन इन सक्सेसफुल। बधाई हो होस्ट, आपको गॉड लेवल मार्शल सोल मिस्रिस मिलती है। अगला साइन इन लोकेशन स्टारडो फॉरेस्ट। अगले ही पल हॉल के अंदर एक भयंकर चमत्कार हुआ। तुम्हारे शरीर से एक सुनहरी डिवाइन लाइट निकली और सीधे आसमान को चीरती हुई ऊपर निकल गई। रोशनी की वो ताकतवर पावर हवा में एक विशाल वी शेप क्रिस्टल में तब्दील हो गई। जो रात एकदम घुप अंधेरी थी वो इस अचानक आई रोशनी से चकाचौंध दिन जैसी चमकने लगी। फिर वो वी शेप क्रिस्टल धमाके के साथ टूटा और उसमें से एक परछाई धीरे धीरे बाहर आई। लाल रंग का शरीर, 2 लंबे कान, माथे पर जड़ा हुआ पीला वी क्रिस्टल और पीठ पर रोशनी की बारीक रेखाएं। वो मिस्रिस था। मिस्रिस के सामने आते ही एक खौफनाक दबाव तेजी से हर तरफ फैल गया। बाहर खड़ी एंजल गॉड की मूर्ति में भी एक अजीब सी सुनहरी चमक जागी, लेकिन मिस्रिस के सामने वो चमक ऐसी लग रही थी जैसे सूरज के आगे कोई जुगनू। कुदरत का यह रूप, गॉड लेवल मार्शल सोल। सातों एल्डर्स यह नजारा देखकर भौंचक्के रह गए और एक साथ चिल्ला उठे। क्रोकोडाइल पहले तो चौंका, फिर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। हा 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 हा, अरे पोता किसका है भाई? डबल मार्शल सोल तो है ही, ऊपर से दूसरी वाली सीधे गॉड लेवल। क्या बात है, गॉड लेवल मार्शल सोल, यानी ये तो मेरी मार्शल सोल के लेवल की है। कियान रेनशुए की खूबसूरत आंखों में हलचल हुई। उसकी अपनी मार्शल सोल भी तो गॉड लेवल 6 विंग्ड एंजल ही थी। एल्डर हॉल में हुए इस तगड़े ड्रामे ने स्वाभाविक रूप से बाकी ताकतों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। पोप पैलेस में दिन भर के काम निपटाने के बाद बीबी डोंग ट्रेनिंग ग्राउंड में हूँ लियाना,
चिए युए और यान को गाइड कर रही थी। तभी एल्डर हॉल की तरफ से उठी उस पवित्र रोशनी ने अचानक उसका ध्यान खींच लिया। ये ऑरा गॉड लेवल मार्शल सोल। बीबी डोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। युए गुआन गुइमेई, आवाज गूंजते ही आसमान से दो परछाइयां नीचे उतरी। मैडम पोप। आने वाले और कोई नहीं बल्कि 95 लेवल के सुपर डॉलुओ, क्रिसेंट डॉलुओ युए गुआन और घोस्ट डॉलुओ गुइमेई थे। बीबी डोंग ने गंभीरता से पूछा, आज एल्डर हॉल में किसकी मार्शल सोल का अवेकनिंग था? रिपोर्ट मैडम पोप, वो सेकंड एल्डर का पोता है, घोस्ट डोलुओ ने अदब से जवाब दिया। इस साल? बीबी डोंग ने धीरे से बुदबुदाया, फिर घूमकर ऑर्डर दिया, मेरे साथ एल्डर हॉल चलो। उधर सिटी ऑफ स्लॉटर में तबाही का राजा बन चुका तांग चेन बाएं हाथ में ब्लडी मैरी का जाम लिए और दाएं हाथ से एक औरत को जकड़े ऐश फरमा रहा था। तभी एक तीखी रोशनी सीधे उसके चेहरे पर आ पड़ी। ये रोशनी कहाँ से आई? धत तेरी की, मुझे रोशनी से नफरत है। मैं इस रोशनी वाले की जान ले लूंगा। पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाउतियन सेक्ट, पोसेडॉन, तांग चेन पागलों की तरह दहाड़ने लगा। उसकी आंखों का रंग लाल और काले के बीच तेजी से बदलने लगा। मालिक, आपको क्या हुआ? पास खड़ी औरत कांपती हुई बोली। भाड़ में जा! तांग चेन के एक ही थप्पड़ ने उस औरत का सीना चीर दिया। तांग चेन का यह हाल इसलिए हुआ था क्योंकि असुरा 9 टेस्ट्स के दौरान उस पर 9 सिरों वाले ब्लड चमगादड़ का कब्जा हो गया था। अभी उस रोशनी ने पल भर के लिए उसका होश ठिकाने लाया था, पर जल्द ही चमगादड़ ने उसे दोबारा दबा दिया और वो वापस स्लॉटर किंग बन गया। गॉड लेवल मार्शल सोल, है ना? दिलचस्प है। पता नहीं इसके खून का स्वाद कैसा होगा। खी। स्लॉटर किंग ने मार्शल सोल हॉल की तरफ देखा और एक शैतानी हंसी हंसा। दूसरी तरफ सी गॉड आइलैंड पर हाई प्रीस्ट पोसेडॉन की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही थी। अचानक उसे एक डिवाइन पावर का एहसास हुआ और सी गॉड की मूर्ति थरथराने लगी, जिससे नीली रोशनी की किरणें फूट पड़ी। ये डायरेक्शन तो मार्शल सोल हॉल का है। सोचा नहीं था कि वहां एक और गॉड लेवल मार्शल सोल वाला पैदा हो जाएगा। अफसोस कि वो मेरे सी गॉड आइलैंड का बंदा नहीं है। इतना बोलकर उसने बात वहीं आई गई कर दी। स्लॉटर सिटी और सी गॉड आइलैंड के अलावा 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेक्ट और दोनों बड़े साम्राज्यों जैसी बड़ी बड़ी ताकतें भी इस अजूबे से हिल गईं। यहाँ तक कि गॉड रेलम में बैठे देवता भी इस पावर से हैरान रह गए। पर अफसोस, गॉड रेलम का नियम था कि कोई भी भगवान अपनी मर्जी से नीचे की दुनिया में टांग नहीं अड़ा सकता था, इसलिए वो बस दूर से टकटकी लगाए देखते रहे। पैदाइशी गॉड लेवल मार्शल सोल, क्या तगड़ा माल है। असुरा गॉड पानी के आईने में तुम्हारी परछाई देखकर लालच से भर गया। फिर उसने अपने पहले से चुने हुए तांग सान की तरफ देखा तो उसका मुंह बन गया। एकदम बेकार। गॉड ऑफ विनाश और गॉड ऑफ लाइफ भी पास खड़े चर्चा कर रहे थे। ग्रीन, तेरा क्या ख्याल है? इस लौंडे को अपना वारिस बना लें तो कैसा रहेगा? वापस एल्डर हॉल में आते हैं। असली हीरो यानी तुम इस वक्त खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। तुम्हारी दूसरी मार्शल सोल मिस्रिस थी, रोशनी के कबीले का बड़ा राजकुमार, लेजेंडरी लाइट स्पिरिट, गॉड ऑफ लाइट मिस्रिस। तुम्हारे दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था, सिस्टम भाई, तूने तो सीधे गदर ही मचा दिया। कुछ ही देर में मिस्रिस का आकार छोटा होने लगा और आखिरकार मिस्रिस अपने छोटे रूप में बदला, रोशनी के एक गोले में तब्दील हुआ और तुम्हारे शरीर में समा गया। आसमान का चमत्कार पल भर में गायब हो गया, लेकिन हॉल में मौजूद हर शख्स तुम्हें ऐसे घूर रहा था मानो कोई नायाब खजाना देख लिया हो। क्रोकोडाइल की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी बाँछें खिलकर कानों तक जा पहुंची थीं। उसने तुरंत अपनी जेब से सोल पावर टेस्ट करने वाला एक नीला क्रिस्टल बॉल निकाला। मेरे लाडले, जरा इस पर हाथ रख के अपनी सोल पावर चेक कर। तुमने सिर हिलाया और अपना हाथ उस क्रिस्टल बॉल पर टिका दिया। हाथ रखते ही क्रिस्टल से एक तेज, आंखें चौंधियां देने वाली नीली रोशनी निकली और अगले ही पल उस बॉल की सतह पर ढेर सारी बारीक दरारें पड़ने लगीं। क्रोकोडाइल का चेहरा खुशी से लाल हो गया। वो क्रिस्टल बॉल 20 से कम लेवल वाले सोल मास्टर्स की पावर नापने के लिए बना था। अब जब वो फूटने लगा था तो इसका साफ मतलब था कि तुम्हारी इनबॉर्न सोल पावर 20 से भी ऊपर निकल चुकी थी। याद करो, जब कियान रेनशुए ने अपनी 6 विंग्ड एंजल जगाई थी तब उसकी इनबॉर्न सोल पावर भी 20 लेवल ही थी। जग जाहिर बात है, जितनी ज्यादा इनबॉर्न पावर होगी बंदा उतना ही बड़ा सूरमा बनेगा। यानी अपने पोते का टैलेंट तो सीधे कियान रेनशुए के भी बाप निकला। क्रोकोडाइल का मन कर रहा था कि अभी आसमान की तरफ मुंह करके चिल्लाए, अबे देखो बे, मेरा पोता सीधे भगवान बनेगा। तभी हॉल के बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। क्या तुम मेरे अंडर चेला बनने को तैयार हो? एल्डर हॉल के विशाल दरवाजे एक झटके में खुले। सिर से पांव तक सुनहरे शाही लहंगे में सजी, हाथों में कीमती रत्नों से जड़ा राजदंड थामे बीबी डोंग शान से अंदर आई। घोस्ट और क्रिसेंट डोलुओ उसकी दुम की तरह पीछे पीछे आ रहे थे। कियान रेनशुए ने जैसे ही अपनी माँ को देखा, उसका छोटा सा चेहरा बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। बचपन से लेकर आज तक इस माँ ने उससे सिर्फ नफरत और बेरुखी ही जताई थी। माँ बेटी का रिश्ता बहुत पहले ही ठिठुर कर जम चुका था। क्रोकोडाइल ने जब देखा कि बीबी डोंग सीधे माल पर डाका डालने आई है तो उसने तुरंत तुम्हें अपने पीछे छिपा लिया। उसका चेहरा गुस्से से उतर गया। बीबी डोंग, तू अपने पोप पैलेस में बैठने की बजाय हमारे एल्डर हॉल में क्या गुल खिलाने आई है? सेकंड एल्डर, आपको अच्छी तरह पता है कि मैं पोप हूँ और एल्डर हॉल कोई नो एंट्री जोन नहीं है।
तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? बीबी डोंग के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी इस बात पर बाकी एल्डर्स के पास कोई जवाब नहीं बचा। तुमने क्रोकोडाइल के पीछे से अपनी मुंडी बाहर निकाली और बीबी डोंग को सर से पांव तक ताड़ने लगे। इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हुए 6 साल हो गए थे, पर यह पहली बार था जब तुम उसे इतने करीब से देख रहे थे। अरे भाई साहब, जैसा ओरिजिनल नॉवल में पढ़ा था, बंदी एकदम कतई जहर है। उम्र का एक भी निशान उसके चेहरे पर नहीं था। अगर वो और कियान रेंशुए एक साथ खड़ी हो जाएं, तो अनजान बंदा उन्हें सगी बहनें ही समझेगा। बस एक ही बात का रोना था, इतनी पावर, इतना टैलेंट और इतना किलर लुक होने के बाद भी बंदी एकदम लव सिक पगली निकली। आखिर में उस निहायत ही ढोर और धोखेबाज यू शियाओगांग के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ का रायता फैला लिया और दर्दनाक मौत मरी। तुम अभी अपनी ही सोच में डूबे थे कि बीबी डोंग की तीखी नजरें सीधे तुम पर आ टिकी। तो तुम हो जिनमियान, अभी अभी गॉड लेवल मार्शल सोल जगाने वाले तुम ही हो ना? क्या तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार करने को तैयार हो? क्रोकोडाइल ने पलक झपकते ही ऑफर रिजेक्ट कर दिया। दिमाग खराब है क्या तेरा? जब हम साथ साथ दिग्गज यहाँ बैठे हैं तो इसे तेरा चेला बनने की क्या जरूरत है? जब से कियान शुंजी मरा था और बीबी डोंग पोप की गद्दी पर बैठी थी, तब से कॉन्सेक्रेशन हॉल और पोप पैलेस के बीच आंकड़े का 36 फीट का रिश्ता चल रहा था। बाकी एल्डर्स भी बीच में कूद पड़े। हाँ भाई, हम कोई इतने बूढ़े नहीं हुए कि अपने लौंडे को सिखा ना सकें। वैसे भी मैडम पोप ने पहले ही 3-3 चमचे पाल रखे हैं। क्या मन नहीं भरा जो अब हमारे लौंडे पर डोरे डाल रही हो? और सबसे बड़ी बात, ये हमारे हॉल का बंदा है। तेरे पोप पैलेस से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एल्डर्स की एक एक बात सुनकर बीबी डोंग का मुंह उतरने लगा। हुलियाना, शिए युए और यान का टैलेंट भले ही तगड़ा था, पर गॉड लेवल वाले के आगे वो सब एकदम पानी कम चाय थे। टैलेंटेड बंदे तो 1000 में एक मिलते हैं, पर ऐसे खूंखार राक्षस तो करोड़ों में एक होते हैं। ऊपर से ये क्रोकोडाइल का सगा पोता था। अगर इसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया तो आगे चलकर पूरे मार्शल सोल हॉल पर अपना पक्का कब्जा हो जाएगा। लेकिन एल्डर्स का कड़ा रुख देखकर बीबी डोंग समझ गई कि चेला बनाने का सीन तो अभी फ्लॉप ही लग रहा है। जैसे ही वो वापस जाने के लिए पलटने वाली थी, उसके शरीर में बची राक्षसी गॉडविल अचानक मचल उठी। उस पावर की मदद से बीबी डोंग को तुरंत आभास हो गया कि तुम्हारी बॉडी में उसकी तरह ही डबल मार्शल सोल छिपकर बैठी है। यह पता चलते ही जो बीबी डोंग उम्मीद हार चुकी थी, उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान आ गई। यह मुझे गुरु बनाएगा या नहीं, इसका फैसला तुम बूढ़े नहीं करोगे, ये तो खुद यही बताएगा। क्यों छोटे उस्ताद, सही कहा ना? बीबी डोंग की आंखें तुम पर ऐसे टिक गईं जैसे शिकारी अपने शिकार को ताकता है। क्रोकोडाइल फिर से बहस करने ही वाला था कि तुम बीच में ही बोल पड़े। आंटी सही कह रही हैं। आंटी? बीबी डोंग के माथे की नस भड़क गई। इसे मैं आंटी दिखती हूँ बे? लेकिन मैं मना करता हूँ। हा 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 हा, सुना तूने बीबी डोंग? मेरे पोते ने सीधे तेरे मुंह पर रिजेक्ट कर दिया। चल अब फुटक अपने पोप पैलेस में। क्रोकोडाइल ठाठ से हंस पड़ा। बीबी डोंग बिल्कुल नहीं घबराई। उसने ठंडे लहजे में कहा, अच्छा सोच लो, फिर मत कहना। भले ही इस लड़के के पास गॉड लेवल मार्शल सोल है, पर यह मत भूलो कि यह एक ट्विन मार्शल सोल यूजर है। क्रिसेंट डॉलुओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। घोस्ट डॉलुओं का भी तोता उड़ गया। दोनों ने एक साथ तुम्हारी तरफ देखा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस लौंडे के पास एक और मार्शल सोल छिपी बैठी है। सातों एल्डर्स के चेहरे पर भी सन्नाटा छा गया। बीबी डोंग तो अभी अभी आई थी और किसी ने उसे यह बात बताई भी नहीं थी। तो इस औरत को कैसे पता चला? कियान दाओलू ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बीबी डोंग को एक गहरी नजर से देखने लगा। बीबी डोंग ने किसी के रिएक्शन की परवाह नहीं की और आगे बोली, तुम सबको अच्छे से पता है कि ट्विन मार्शल सोल्स भले ही दिखने में खतरनाक लगे, पर इसमें एक जानलेवा डिफेक्ट होता है। पहली मार्शल सोल में रिंग्स लगाने के बाद जब बंदा दूसरी में रिंग्स ठूंसने जाता है तो सोल रिंग्स आपस में टकराती हैं और बंदा सीधे पटाखे की तरह फट के मर जाता है। तुम सातों के सातों 96 लेवल से ऊपर बैठे हो, पर क्या तुम में से किसी के पास इस फटने वाले लोचे का कोई तोड़ है? एल्डर हॉल में एक पल के लिए शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। उसकी बात एकदम कड़वा सच थी। सोल रिंग्स का आपस में टकराना एक जानलेवा रिस्क था। जरा सी चूक और सीधे राम नाम सत्य। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई ट्विन सोल वालों को इसी चक्कर में अपनी जान गंवाते देखा था, और इत्तेफाक से मैं खुद भी एक ट्विन मार्शल सोल यूजर हूँ। बीबी डोंग की आवाज में घमंड साफ झलक रहा था, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस रिंग टकराने वाले रिस्क को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाता है। ये सुनते ही जो क्रोकोडाइल अभी तक शेर बन रहा था, वो भी सोच में पड़ गया। भले ही वो बीबी डोंग को फूटी आंख न सुहाता हो, लेकिन इस औरत के पास तुम्हारे जिंदा रहने की चाबी थी। इस पूरी दुनिया में उसके पास तुम्हारे अलावा कोई दूसरा सगा नहीं बचा था। तुम्हारे लिए तो वो अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता था। बीबी डोंग को लगा कि उसने बुढ़े की दुखती रग दबा दी है। वो इतराते हुए बोली, बोलो सेकंड एल्डर, क्या सोचा? मेरे पास और भी 50 काम है, मुझे वापस भी जाना है। बाकी एल्डर्स ने लाचार होकर क्रोकोडाइल की तरफ देखा। ट्विन सोल के इस लोचे का उनके पास वाकई कोई इलाज नहीं था। काफी सोचने समझने के बाद क्रोकोडाइल ने अपना दिल मजबूत किया और फैसला ले लिया। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर उसके पोते की जान से बढ़कर कुछ नहीं था।
पोते का फ्यूचर सबसे बढ़कर था, भले ही अंदर से कड़वा घूंट पीना पड़े। पर क्रोकोडाइल अपने घमंड के चक्कर में तुम्हारा नुकसान नहीं कराना चाहता था। वो अपना सर झुकाकर गिड़गिड़ाने ही वाला था कि तुम उससे एक कदम आगे निकल गए। मैडम पोप के इस एहसान का बहुत बहुत शुक्रिया, पर मेरा जवाब अभी भी ना ही है। मुझे आपका चेला नहीं बनना है। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? पागल मत बन। कियान रेनशुए ने तुरंत आगे बढ़कर तुम्हारी आस्तीन खींची। वो खुद नहीं चाहती थी कि तुम उस बीबी डोंग के चेले बनो, पर वो रिंग फटने से मौत वाला खतरा सोच सोचकर अंदर ही अंदर घबरा रही थी। बीबी डोंग भी भौंचक्की रह गई। वो मार्शल सोल हॉल की पोप थी। कितने सूरमा उसके कदमों में झुककर चेला बनने की भीख मांगते थे और वो रिजेक्ट कर देती थी। और आज एक 6 साल का चूजा उसे एक के बाद एक 2 बार रिजेक्ट कर चुका था। ऊपर से उसे यह बात सबसे ज्यादा चुभ रही थी कि तुम्हारे और कियान रेनशुए के बीच कुछ ज्यादा ही पक्की ट्यूनिंग लग रही थी। अच्छे से सोच ले लड़के, सोल रिंग्स का लोचा कोई बच्चों का खेल नहीं है। बीबी डोंग का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आवाज में धमकी और लालच दोनों था। मैं नहीं चाहती कि तेरे जैसा गॉड लेवल टैलेंट यूं ही फालतू में मर जाए, इसीलिए तुझे अपना चेला बना रही हूँ। अगर हाँ कहेगा तो न सिर्फ यह खतरा खत्म करूंगी, बल्कि पूरे मार्शल सोल हॉल के रिसोर्स तेरे कदमों में उड़ेल दूंगी। अगर कोई और ट्विन सोल यूजर होता तो ये ऑफर सुनते ही वहीं साष्टांग प्रणाम कर देता, पर बदकिस्मती से तुम एक ट्रांसमिग्रेटर थे। तुम्हें ओरिजिनल नॉवेल की पूरी कथा पता थी और तुम्हें अच्छे से मालूम था कि बीबी डोंग का वो तथाकथित अनुभव किस खेत की मूली है। ऊपर से अभी अभी तुम्हारे पास गॉड लेवल सिस्टम अनलॉक हुआ था। ऐसे में इस फालतू की बात के लिए उसकी गुलामी सहना खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना होता। तुमने कियान रेनशुए के हाथ पर हल्का सा थपकी दी ताकि वो टेंशन ना ले, फिर अकड़कर बोले, सोच समझकर ही बोल रहा हूँ मैडम पोप, मेरी चिंता आप छोड़ ही दीजिए। बहुत बढ़िया, उम्मीद करती हूँ कि आगे चलकर तुम्हें अपने इस फैसले पर रोना न पड़े। बीबी डोंग ने रुखाई से कियान रेनशुए की तरफ देखा, और तू इससे थोड़ा दूर ही रहा कर। मेरी लाइफ में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कियान रेनशुए की आवाज अचानक से चिल्लाहट में बदल गई। बीबी डोंग का चेहरा एकदम उतर गया। उसने एक ठंडी हुंकार भरी और अपने दोनों चमचों गुई मेई और युए गुआन को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गई। पोप पैलेस लौटते ही उसने अपनी पूरी टीपॉय टेबल को एक लात मार के उड़ा दिया। कमीना लौंडा, खुद को गॉड लेवल समझ के उड़ रहा है। अब देखता हूं कि मेरे बिना ये उस सोल रिंग्स के लोचे से कैसे बचता है। अवेकनिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद तुम क्रोकोडाइल के साथ हवेली लौट आए। क्रोकोडाइल तुम्हें बड़ी गहरी और उलझी हुई नजरों से देखने लगा। आज तूने जो फैसला लिया ना, बहुत ज्यादा रिस्की था। भले ही मुझे वो औरत फूटी आंख न सुहाती हो, पर यह मानना पड़ेगा कि ट्विन सोल के इस खतरे का तोड़ फिलहाल सिर्फ उसी के पास है। बुढ़े दादाजी को अभी भी अपनी चिंता में घुलता देख तुम मुस्कुराए। अरे चिल मारो दादाजी, मैंने सब सोच रखा है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता था कि बीबी डोंग का जुगाड़ क्या था। पहले दुर्लभ जड़ी बूटियों से अपनी बॉडी को लोहा बनाओ, फिर पहली मार्शल सोल को सीधे टाइटल डॉलुओ तक खींचो, और उसके बाद ही दूसरी मार्शल सोल में रिंग्स ठूंसना शुरू करो। ये तरीका वैसे भी जानलेवा था। वो खुद इसलिए बच गई थी क्योंकि उसकी दोनों मार्शल सोल्स मकड़ी खानदान की थीं, जिससे प्रॉपर्टी मैच कर गई। पर तुम्हारा केस अलग था। कहाँ गोल्डन क्रोकोडाइल और कहाँ मिस्रिस, दोनों का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। क्रोकोडाइल जानता था कि तुम बचपन से ही अपने मन की चलाते हो, इसलिए उसने ज्यादा बहस नहीं की। चल ठीक है, जब तूने कुछ सोच ही रखा है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर हाँ, कभी भी कोई लोचा लगे तो सबसे पहले मुझे बताना। वैसे पहले कौन सी मार्शल सोल को ट्रेन करने का इरादा है? गोल्डन क्रोकोडाइल किंग, तुमने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दिया। मिस्रिस एक गॉड लेवल मार्शल सोल थी। उसे सीधे टाइटल डोलुओ बनने के बाद ही छूना सही था। अभी से उसमें रिंग्स ठूंसना यानी टैलेंट की बर्बादी। क्रोकोडाइल ने राहत की सांस ली और उसका सीना चौड़ा हो गया। गॉड लेवल सोल पाकर भी पोते का दिमाग ठिकाने पर था। ये देखकर वो दिल से खुश हुआ। शाबाश, आज रात आराम कर, कल ही तुझे पहला सोल रिंग दिलाने जंगल ले चलता हूँ। तुमने तुरंत हाथ हिलाकर मना किया। अरे रुकिए रुकिए, सोल रिंग की कोई जल्दी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि पहले 1 महीना दबाकर ट्रेनिंग करूँ, उसके बाद ही शिकार पर निकलेंगे। क्रोकोडाइल को तुरंत बात समझ आ गई। अरे हाँ, लौंडे के पास गॉड लेवल सोल है। इसकी फिजिकल बॉडी वैसे ही आम बच्चों से 1000 गुना मजबूत है। अगर 1 महीना और रगड़ दिया तो इसकी पहली ही सोल रिंग अपनी लिमिट को फाड़कर बाहर निकलेगी। तुमने जेब से एक पर्चा निकाला जिस पर पहले से ही ट्रेनिंग चार्ट लिखा हुआ था। दादाजी, ये रहा मेरा मास्टर प्लान। आप और बाकी 10 एल्डर्स दादाजी मिलकर अगले 1 महीने तक मेरी कायदे से क्लास लेना। और हाँ, इसमें जो अजीब अजीब जिम के सामान लिखे हैं वो जरा बनवा देना। क्रोकोडाइल ने पर्चे पर सरसरी नजर डाली। अरे तू बेफिक्र रह, ये काम तेरे दादा पर छोड़ दे। 1 हफ्ते बाद ट्रेनिंग ग्राउंड पर तुम जान बचाकर आगे आगे तेजी से भाग रहे थे और पीछे पीछे डेमन सबड्यूइंग डोलुओ अपना ड्रैगन पोल लहराता हुआ मजे से टहल रहा था। अबे कछुए की चाल क्यों चल रहा है? मेरा डंडा तेरी पिछवाड़े को छूने ही वाला है। ये बोलते ही उसने अपनी कलाई घुमाई और चटाक, डंडे का निचला हिस्सा सीधे तुम्हारी गांड पर जा लगा। आहा, तुम दर्द के मारे हवा में 2 फीट उछल पड़े और अपनी गांड पकड़कर बग्घी की तरह भागे। पीछे मुड़कर चिल्लाए, अबे ओ डेमन बुड्ढे, तू पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है ना?
कसम से बता रहा हूँ, तेरा ये डंडा उठाकर सीधे टॉयलेट के गड्ढे में फेंक आऊंगा। जब से सातों एल्डर्स को ट्रेनिंग का ठेका दिया था तब से तुम्हारी ऐसी तैसी हो रखी थी। रोज या तो कुटाई होती थी या फिर जान बचाकर भागना पड़ता था। डेमन सबड्यूइंग ने शैतानी हंसी हंसी। वाह, लग रहा है अभी भी काफी दम बाकी है, ले फिर थोड़ा और मजा चख। उसने हाथ नचाया और ड्रैगन पोल हवा में चक्री की तरह घूमता हुआ सीधे तुम्हारे पिछवाड़े की तरफ लपका। अबे तेरी की, तुम्हारे पैरों में जैसे पंख लग गए। तुम जानते थे कि वो जान से नहीं मारेगा, पर डंडे का दर्द एकदम असली था भाई। दिन भर की कुटाई और रगड़ाई के बाद तुम अपनी सूजी हुई गांड को सहलाते हुए लंगड़ाते लंगड़ाते अपने कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही आंगन में घुसे तुमने देखा कि कियान रेनशुए अकेले झूले पर बैठी थी। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं और वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। अरे छोटे शुकू, सब ठीक है ना? तुम पास गए और उसकी आंखों के आगे हाथ हिलाया। मन ही मन समझ गए कि जरूर उस कड़वी माँ बीबी डोंग ने इसका मूड खराब किया होगा। कियान रेनशुए होश में आई और उसने जबरदस्ती एक मुस्कान चेहरे पर चिपका ली। अरे तुम आ गए? दिन भर की ट्रेनिंग से थक गए होगे ना? थकना कैसा, तुम्हारे दादाजी लोगों ने जो बच्चों वाला लेवल सेट कर रखा है वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम बगल वाले झूले पर बैठते हुए बोले, पर जैसे ही गांड लकड़ी से छुई तुम स्प्रिंग की तरह उछल पड़े। बाप रे बाप! कियान रेनशुए ने अपनी जेब से एक छोटी सी जड़ी बूटी की डिब्बी निकाली। ज्यादा हीरो मत बनो, समझे? ये मेरे दादाजी की बनाई खास बाम है। पेंट उतारो, मैं लगा देती हूँ। तुम्हारा चेहरा तुरंत टमाटर जैसा लाल हो गया। अरे नहीं नहीं, मैं खुद लगा लूंगा। दो जिंदगियां जीने के बाद भी एक छोटी लड़की के आगे पेंट उतारकर दवा लगवाना, भाई साहब शर्म से पानी पानी होने वाला सीन था। कियान रेनशुए ने तुम्हें पहली बार ऐसे शर्माते देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी मिठास घुल गई। ले, मेरे सामने शर्मा रहा है जैसे मैंने पहले कभी कुछ देखा ही ना हो। वो बिना सुने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सीधे कमरे के अंदर खींच ले गई। कुछ मिनटों बाद तुम एकदम लाल पीले मुंह के साथ बाहर निकले। कियान रेनशुए पीछे पीछे अपना मुंह दबाकर हंस रही थी, हालांकि उसके कानों की लौ भी हल्की गुलाबी पड़ चुकी थी। दोनों वापस आकर झूले पर बैठ गए। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर कियान रेनशुए ने उदास होकर पूछा। ढलते हुए सूरज को देखते हुए उसने अचानक पूछा, अगर कभी मैं तुमसे बहुत बहुत दूर चली जाऊं और लंबे समय तक वापस ना आऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? दूर चली जाएगी? तुम पल भर के लिए ठिठके और दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई कि वो किस बारे में बात कर रही है। नॉवेल की कहानी के मुताबिक बीबी डोंग दोनों बड़े साम्राज्यों को हड़प कर पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट पर अपना एक छत्र राज कायम करना चाहती थी। पर पंगा यह था कि मार्शल सोल हॉल के पास शक्तिशाली सोल मास्टर्स तो थे, लेकिन उनकी अपनी कोई मिलिट्री पावर नहीं थी। इसलिए उसने सामने वाले के घर में अपने जासूस घुसाने का प्लान बनाया। स्टार लुओ एम्पायर में राजा का राज एकदम सख्त था और वहां वारिस चुनने का नियम बेहद खूंखार था, इसलिए वहां घुसना नामुमकिन जैसा था। दूसरी तरफ तियान दोउ एम्पायर के रॉयल सोल मास्टर्स अलग अलग सेक्ट्स के इशारों पर नाचते थे और अंदर से पूरा सिस्टम सड़ा हुआ था, यानी वहां सेंध लगाना बच्चों का खेल था। इस जासूसी के गंदे खेल के लिए बीबी डोंग की नजर पड़ी सीधी अपनी ही पोती कियान रेनशुए पर। कियान फैमिली की खानदानी 6 विंग्ड एंजल सोल बोन सेट में जो हेड सोल बोन थी, उसके पास एक कमाल की काबिलियत थी, परफेक्ट डिस्गाइज। वो न सिर्फ इंसान का हुलिया और आवाज बदल सकती थी, बल्कि अपनी मार्शल सोल को भी तियान दो रॉयल फैमिली की ट्रेडमार्क स्वान मार्शल सोल में बदल सकती थी। बीबी डोंग की तीखी बातों और तानों से तंग आकर आखिरकार कियान रेनशुए ने उस खतरनाक और लंबे मिशन के लिए हाँ कर दी थी। कॉन्सेक्रेशन हॉल की इकलौती राजकुमारी, गॉड लेवल मार्शल सोल की मालकिन और पैदाइशी 20 लेवल इनबॉर्न पावर वाली इतनी बड़ी जीनियस अब अगले कई सालों के लिए एक बंद कमरे और घिनौनी राजनीति के बीच सड़ने वाली थी। तुम्हारे दिल में उसके लिए बेइंतहा तरस आया, पर सच तो यह था कि फिलहाल तुम इस फैसले को बदल नहीं सकते थे। भले ही तुम गोल्डन क्रोकोडाइल के सगे पोते थे और आर्म सोल मास्टर्स से तुम्हारी औकात बहुत ऊंची थी, पर जब बात बड़े बुजुर्गों के इस बड़े गेम की आती तो फिलहाल तुम्हारी बात में इतना वजन नहीं था। सच्चाई तो ये थी कि तुम आखिर में 6 साल के एक छोटे से बच्चे ही तो थे जिसने अभी अभी अपनी मार्शल सोल जगाई थी। भला इस बड़े खेल में तुम्हारी बात कौन सुनता? लेकिन तुम भी उसे चुपचाप उस नॉवेल की तरह अपनी जिंदगी और टैलेंट को उस जासूसी के दलदल में बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। कियान रेनशुए की उम्मीद से भरी नजरों को देखकर तुमने एकदम पक्के लहजे में कहा, भूलूंगा कैसे बे? अपने बीच जैसी ट्यूनिंग है ना, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि तू राख भी बन जाएगी ना, तब भी पहली नजर में पहचान लूंगा। पहली वाली लाइन सुनकर तो कियान रेनशुए का दिल गार्डन गार्डन हो गया। बिल्कुल वही जवाब मिला जो वो सुनना चाहती थी, पर जैसे ही उसने अगली लाइन सुनी उसका मुंह बन गया। उसने तुरंत हाथ उठाकर तुम्हारी खोपड़ी पर एक चपत रसीद की। तू मुझे राख बनने की बद्दुआ दे रहा है क्या? तुमने अपनी खोपड़ी सहलाई। अबे बद्दुआ कौन दे रहा है? वो तो एक मुहावरा था भाई। लड़की है तो थोड़ा सा ग्रेस और तमीज ला अपने अंदर। इतनी हिंसक रहेगी ना तो बाद में शादी के लिए कोई पूछेगा भी नहीं। कियान रेनशुए ने घूंसा भींच लिया और तुम्हें घूरते हुए बोली, किसे हिंसक बोला बे? तुमने तुरंत हाथ खड़े कर दिए। गलती हो गई माताजी, आपने गलत सुना।
उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाया और थोड़े नखरे के साथ बोली, हिंसक हूं तो हूं, मुझे तो हिंसक होना ही पसंद है, और कोई शादी नहीं करेगा तो ना करे, क्या फर्क पड़ता है, मैं अकेली ही अपनी लाइफ मस्त जीऊंगी। अरे रे, कितना दुख है तेरी लाइफ में, बेचारी। तुमने झूठी हमदर्दी जताते हुए एक गहरी सांस ली और बड़े दिल वाले बने। चल छोड़, तेरा ये भाई आज एक बड़ा दिल दिखाता है। अगर फ्यूचर में तुझे कोई नहीं ले गया ना, तो चल, मैं ही तुझसे शादी कर लूंगा। कियान रेनशुए ने अपना मुंह दबाकर ठहाका लगाया। चल हट, छोटे से बच्चे को प्यार का पियब भी पता है क्या? ऊपर से मैं तुझसे पूरे 3 साल बड़ी हूँ। 3 साल बड़ी है तो क्या हुआ? छोटा वर, बड़ी वधू, घर में आवे सुख समृद्धि की नदियां, यानी 3 साल बड़ी मतलब पक्की सोने की ईंट। अगर इस सोने की ईंट को कोई नहीं ले जाएगा तो मैं ही उठाकर अपने घर ले आऊंगा। तुमने यह बात इतने गंभीर चेहरे से कही कि कियान रेनशुए की दिल की धड़कनें अचानक एक बीट मिस कर गईं। उसके गाल एकदम लाल पड़ गए, जैसे आसमान में शाम की लाली छा गई हो। यह एक अजीब सा एहसास था जो उसने अपनी लाइफ में पहली बार महसूस किया था। तू सच कह रहा है? और नहीं तो क्या? चल प्रॉमिस कर, पिंकी प्रॉमिस, डन, पिंकी प्रॉमिस। बात से मुकरने वाले को कौवा काटे। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में दोनों की छोटी उंगलियां आपस में जुड़ गईं, अनजाने में ही सही, पर किस्मत का एक अटूट धागा उस पल दोनों के बीच कस गया। अंगना के दूसरे कोने में 7 एल्डर्स चुपचाप खड़े इस पूरे ड्रामे का आनंद ले रहे थे। क्या बात है, ये हुआ ना मेरे खून का असर। लौंडा अपने बाप से 10 कदम आगे निकला, सीधे चिड़िया को हाथ में ले लिया। क्रोकोडाइल की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लाइट फिनिक्स डोलुओं ने तुरंत क्रोकोडाइल की आस्तीन खींची। बड़े भाई, थोड़ा धीरे बोलो। क्यों बे, क्या हुआ? क्रोकोडाइल एकदम अनजान बना रहा। बाकी 5 एल्डर्स ने बिना कुछ बोले बस एक तरफ उंगली दिखा दी। सामने देखा तो कियान दाओलू ने चुपचाप अपनी म्यान से तलवार आधी बाहर निकाल ली थी। क्रोकोडाइल को तब जाकर असली सीन समझ आया और उसके तोते उड़ गए। अबे तेरी की! पोते ने बुढ़े की सगी पोती को उसी के मुंह के आगे सटा दिया और मैं यहाँ तालियां बजा रहा था। अरे बड़े भाई, आओ ना, मेरे कमरे में चलकर 2-2 घूंट मारते हैं। मुझे अभी याद आया कि मेरे पास 100 साल पुरानी एक ब्रांडेड शराब की बोतल रखी है। आज दोनों भाई दबा के पियेंगे। उसने लपक कर कियान दाओलू के हाथ से तलवार छीनी और झटपट वापस म्यान में ठूंस दी। कियान दाओलू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने एकदम ठंडे लहजे में कहा, उस लौंडे ने खुद अपना ट्रेनिंग चार्ट बनाया था ना, और तुम लोगों को सख्त पहरेदारी करने को बोला था। हाँ हाँ बिल्कुल। 6 एल्डर्स ने एक साथ सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। कियान दाओलू की नजरें आंगन में बैठे उन 2 छोटे बच्चों पर टिकी रहीं। कल से इसकी आगे की कुटाई, ट्रेनिंग मेरे पर्सनल सुपरविजन में होगी। हैं? पर परसों जब हमने बोला था तो आपने कहा था कि आपके पास टाइम नहीं है। क्रोकोडाइल का दिल धक से रह गया। कियान दाओलू का चेहरा एकदम सपाट था। अब अचानक से मेरे पास टाइम ही टाइम आ गया है। चल अब क्रोकोडाइल, तू जाकर अपनी 100 साल पुरानी शराब पी। क्रोकोडाइल मन ही मन तुम्हारे लिए सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना ही कर सकता था। मेरे प्यारे पोते, तेरा दादा तुझे बस यहीं तक बचा सकता था। अब आगे तू जान और तेरी किस्मत। 1 महीना देखते ही देखते हवा की तरह उड़ गया। उस दोपहर के बाद से तुम्हारी और कियान रेनशुए की मुलाकात लगभग ना के बराबर हुई। वो पहले ही एक दासी का भेष बदलकर तियान दो के क्राउन प्रिंस शुए किंघे के बगल में सेट हो चुकी थी, ताकि उसके उठने बैठने और बोलने का ढंग सीख सके। पर तुम्हें जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि तुम्हारी कुटाई, ट्रेनिंग का ठेका सीधे हेड एल्डर कियान दाओलू ने संभाल लिया था। ट्रेनिंग तो ठीक थी, पर कियान दाओलू का हाथ कुछ ज्यादा ही भारी चल रहा था। खासकर जब जब तुम्हारे मुंह से कियान रेनशुए का नाम निकलता, बुढ़ा एकदम सांड बन जाता। अपनी तलवार लेकर तुम्हें 10 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा कर पेलता और पीछे से चिल्लाता, भाग मत कमीने, मेरी तलवार का सामना कर। अबे ढोर बुढ़े, भागू नहीं तो क्या तेरी तलवार पर आकर अपनी गर्दन टिका दूं। कियान दाओलू के एंट्री मारते ही तुम्हारा ट्रेनिंग लेवल 10 गुना बढ़ गया था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि कल ही वो महा ट्रेनिंग खत्म हुई थी। भले ही बीच बीच में तुम्हारी गांड का बैंड बजा, पर इस 1 महीने की रगड़ाई ने तुम्हारी बॉडी की मजबूती को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था। फिलहाल तुम और तुम्हारे दादाजी क्रोकोडाइल एक रथ में बैठकर सीधे स्टार डो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे। रथ के अंदर तुम्हारा मुंह 12 बजे जैसा बना हुआ था। दादाजी, सच बताऊं तो आपसे बड़ा डरपोक नहीं देखा मैंने। आप उस बुढ़े कियान दाओलू से 2-2 हाथ क्यों नहीं कर लेते? आपको पता भी है उस खड़ूस ने इस 1 महीने में मेरी क्या हालत की है। मुझे सब पता है। क्रोकोडाइल ने एकदम ईमानदारी से मुंह बनाया। पर असली पंगा ये है कि मैं उससे जीत नहीं सकता ना। तुम उसकी बात सुनकर ऐसे खामोश हुए जैसे मुंह में दही जम गया हो, फिर झल्लाकर हाथ हिलाया। चलो छोड़ो, कम से कम मेरी बॉडी स्ट्रेंथ मेरी उम्मीद से ज्यादा मजबूत हो गई है। इस बात के लिए उसे माफ कर देता हूँ। क्रोकोडाइल मन ही मन बड़बड़ाया, अबे साले, तू अभी भी नखरे दिखा रहा है? अगर तूने उसकी पोती पर डोरे ना डाले होते तो वो हेड एल्डर तेरे पीछे अपनी तलवार लेकर क्यों पड़ता? बेशक ये बात उसने सिर्फ मन में रखी, बाहर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा ये बता, इस बार पहले सोल रिंग के लिए कितने साल पुराने जानवर को ठोकने का प्लान है? दादाजी, आपकी क्या राय है? क्रोकोडाइल ने थोड़ा सोचते हुए कहा, तेरी अभी की बॉडी स्ट्रेंथ देखकर लगता है कि
800 साल पुरानी सोल रिंग झेलना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तुमने हंसते हुए सर हिलाया। 800 साल? अरे दादाजी, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? मेरे जैसे गॉड लेवल टैलेंट के लिए 800 साल बहुत टुच्चा नंबर है। मेरी पहली सोल रिंग कम से कम 1000 साल से शुरू होगी। हैं? क्या बक रहा है? 1000 साल की सोल रिंग, वो भी पहली ही बार में? एक जोरदार चीख के साथ क्रोकोडाइल ने झपट कर तुम्हारा कान कस के मरोड़ दिया और चिल्लाया, अबे ओ गधे के पट्टे, थोड़ा जमीन पर आजा। गॉड लेवल क्या जगा ली और 1 महीना क्या पसीना बहा लिया। तेरी पूंछ तो सीधे आसमान में उड़ने लगी। तुझे पता भी है कि 100 साल वाली और 1000 साल वाली सोल रिंग में कितना जमीन आसमान का फर्क होता है। आह, दर्द हो रहा है दादाजी, पहले कान तो छोड़ो। तुम दर्द से बिलबिला उठे। मेरी बात तो सुनो, मैं यूं ही हवा में तीर नहीं मार रहा। मेरे पास पहली ही बार में 1000 साल की रिंग लेने का एक बहुत तगड़ा लॉजिक है। क्रोकोडाइल ने कान छोड़ा, पर उसका चेहरा एकदम गंभीर था। चल बोल, सुनूं तो सही, ऐसा कौन सा लॉजिक है तेरे पास? अगर लॉजिक सही नहीं हुआ ना, तो यहीं रथ में तेरी सूद दूंगा। तुम अपने कान सहलाते हुए उसे क्या लॉजिक देने वाले हो, जिससे 1000 साल की पहली सोल रिंग लेने की बात सुनकर क्रोकोडाइल का दिमाग ही घूम जाए? दादाजी, थ्योरी के हिसाब से तो पहला रिंग 1000 साल का लेना पॉसिबल है, आप भी जानते हैं, पर आप रिस्क लेने से डर रहे हैं। तुमने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि क्रोकोडाइल का चेहरा सख्त हो गया। थ्योरी और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तू मेरे खानदान का इकलौता चिराग है। अगर तुझे कुछ हो गया ना, तो हमारी गोल्डन क्रोकोडाइल की नस ही खत्म हो जाएगी। तुम समझ गए कि सीधे सीधे बात नहीं बनेगी, तो तुमने थोड़ा मक्खन लगाना और इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया। अरे दादाजी, मुझ पर भरोसा रखो ना। वैसे भी जो बंदा दुनिया का सबसे तगड़ा सोल मास्टर बनना चाहता है, वो बिना रिस्क लिए आगे कैसे बढ़ेगा? क्या आप चाहते हो कि आपका पोता डरपोक बने? काफी देर तक तुम्हारी बटरिंग और दलीलों के आगे आखिरकार क्रोकोडाइल को झुकना ही पड़ा। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, 1000 साल की सोल रिंग के लिए मैं मान जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है। अगर मुझे लगा कि तू झेल नहीं पा रहा है, तो मैं तुरंत बीच में आकर उस रिंग को तोड़ दूंगा, चाहे तेरी थोड़ी पावर ही क्यों ना घट जाए। डन, पक्का। तुमने राहत की सांस ली। 2 दिन के लंबे सफर के बाद रथ आखिरकार स्टारडो फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में पहुंच गया। जैसे ही तुमने रथ से उतरकर जंगल की मिट्टी पर अपना पहला कदम रखा, तुम्हारे दिमाग में वही रोबोटिक आवाज गूंज उठी, अबे तेरी की 9 योंग डिवाइन स्किल। पिछले जन्म में नॉवेल्स के शौकीन होने के नाते तुम इस तकनीक को घोंट कर पी चुके थे। यह तो कल्टीवेशन की दुनिया का असली खजाना थी। इसे मास्टर करने के बाद बॉडी सीधे लोहे जैसी बन जाती है, जहर का कोई असर नहीं होता और बॉडी की हीलिंग पावर नेक्स्ट लेवल चली जाती है। सबसे बड़ी बात, इसे पूरा मास्टर करने के बाद अंदर की सोल पावर कभी खत्म ही नहीं होती, समंदर की तरह बहती रहती है। इसके सामने तांग सान की मिस्टिक हेवन स्किल तो सीधे गोबर जैसी लग रही थी। जैसे ही सिस्टम की आवाज बंद हुई, 9 योंग डिवाइन स्किल के सारे मंत्र और राज तुम्हारे दिमाग में सीधे डाउनलोड हो गए। तुम्हारे होठों पर एक ऐसी खुराफाती मुस्कान आ गई जो कानों तक जा पहुंची। बगल में खड़े क्रोकोडाइल ने तुम्हें अचानक ऐसे अकेले में हंसते देखा तो उसका माथा ठनका। अबे ओए, अकेले अकेले क्यों दांत निपोर रहा है? अरे कुछ नहीं दादाजी, बस एक बहुत पुरानी और अच्छी बात याद आ गई थी। तुमने बात घुमा दी। क्रोकोडाइल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। जंगल के अंदर चल रहे हैं, याद रखना, ये मार्शल सोल हॉल नहीं है। यहाँ हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी है। अपना दिमाग ठिकाने पर रखना। ये बोलते ही उसने तुम्हें अपनी गोद में उठाया और हवा में उड़ता हुआ सीधे जंगल की गहराइयों में कूद पड़ा। भाई साहब, 98 लेवल के टाइटल डोलुओ दादाजी के होने के फायदे ही अलग थे। आम लोग जंगल में आते हैं तो गैंग बनाकर, पैदल रेंग रेंग कर और हर झाड़ी के पीछे डर डर कर चलते हैं, पर यहाँ क्रोकोडाइल ने बस अपना थोड़ा सा ऑरा बाहर छोड़ा और छोटे मोटे जानवर तो छोड़ो, बड़े बड़े राक्षस भी पूंछ दबाकर दुम दबा भाग निकले। जो 1-2 सिरफिरे सामने आए भी, उन्हें बुढ़े ने एक एक थप्पड़ में चटनी बना दिया। दोनों जंगल में तुम्हारे लायक शिकार ढूंढने लगे। ये 1000 साल वाला आर्मर्ड क्रोकोडाइल कैसा रहेगा? डिफेंस ठीक है, पर अटैक एकदम फुस्सी है। रिजेक्ट। ये 1000 साल वाली आर्मर्ड लिजर्ड, अटैक ठीक है, पर चाल कछुए जैसी है। रिजेक्ट। और ये 1000 साल वाला एलिगेटर, अरे छी, शक्ल से कतई बदसूरत है। रिजेक्ट। दोपहर से शाम हो गई, पर तुम्हारी पसंद का माल ही नहीं मिल रहा था। दोनों एक घने पेड़ की छांव में सुस्ताने बैठे। क्रोकोडाइल ने अपना सिर पकड़ लिया। अबे गधे, तुझे आखिर चाहिए क्या? तुमने थोड़ा सोचकर कहा। अटैक भी फाड़ू होना चाहिए, डिफेंस भी लोहे जैसा होना चाहिए और उसकी ब्लड लाइन मेरे गोल्डन क्रोकोडाइल से मैच करनी चाहिए। नखरे तो देखो लौंडे के। अभी क्रोकोडाइल बोल ही रहा था कि अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत तुम्हें अपने पीछे खींच लिया। सामने की घनी झाड़ियों में 2 खूनी लाल आंखें चमक रही थीं। किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे सामने गुर्राए? क्रोकोडाइल ने घूंसा भींचा और उसकी आंखों में कत्ल का इरादा चमक उठा। झाड़ियों को चीरता हुआ एक विशाल जानवर बाहर निकला। 3 मीटर लंबा शरीर, जिस पर डार्क गोल्डन रंग के लंबे लंबे बाल थे। पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी उसके हाथों के वो खूंखार पंजे।
जो डार्क गोल्डन रोशनी में चमक रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हवा को भी फाड़ देंगे। ये तो डार्क गोल्ड टेरर क्लो बियर है, क्रोकोडाइल के मुंह से निकला, और वो भी 1000 साल पुराना। तुम्हारी आंखें चमक उठाईं, तुम अंदर ही अंदर चिल्ला उठे, अबे भाई, यही तो चाहिए था, मेरी पहली सोल रिंग। आम जानवर अपनी लाइफ में किसी एक ही चीज में मास्टर होते हैं, या तो अटैक में या डिफेंस में, पर ये भालू अलग ही लेवल की बला था। इसका डिफेंस तो लोहे जैसा था ही, इसके डार्क गोल्ड पंजों में स्पेस तक को फाड़ने की ताकत थी। कहा जाता है कि अपनी तगड़ी ब्लड लाइन की वजह से ये 100 साल की उम्र में ही 1000 साल के जानवरों को पछाड़ देता था। भले ही इसकी ब्लड लाइन क्रोकोडाइल से अलग थी, पर दोनों की गोल्डन एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी एकदम परफेक्ट मैच करती थी। वो भालू भी क्रोकोडाइल को देखकर सहम गया। उसे समझ आ गया था कि सामने वाला बंदा उसकी औकात से बहुत बाहर है। अपनी जान बचाने के लिए उसने पहले ही हमला करने का फैसला किया और अपने विशाल पंजों से क्रोकोडाइल पर झपट्टा मारा। खुद की मौत को दावत दे रहा है। 98 लेवल के डॉलुओं के सामने 1000 साल के भालू की क्या औकात। क्रोकोडाइल ने अपनी मार्शल सोल अटैच की और 2 ही थप्पड़ों में उस भालू को अधमरा करके जमीन पर पटक दिया। भालू को तड़पता देखकर तुमने अपनी जेब से एक पैना चाकू निकाला। क्रोकोडाइल ने चौंक कर पूछा, अबे तू सच में इस जानवर की सोल रिंग लेने वाला है क्या? इसका ऑरा बहुत हिंसक होता है। अटैक और डिफेंस दोनों कतई जहर हैं दादाजी, इससे बेहतर माल मुझे कहीं नहीं मिलेगा। क्रोकोडाइल ने ज्यादा बहस नहीं की। उसने अपना खौफनाक ऑरा चारों तरफ फैला दिया ताकि कोई दूसरा जानवर आसपास भटकने की हिम्मत न करे। ले फिर, मैं यहीं खड़ा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। तुमने बिना हिचकिचाए चाकू भालू की गर्दन में घोंप दिया। अगले ही पल उसकी लाश से एक चमचमाती हुई बैंगनी 1000 साल की सोल रिंग हवा में उठी। तुम तुरंत पद्मासन में बैठ गए और अपनी मार्शल सोल गोल्डन क्रोकोडाइल किंग को बाहर निकाला। सोल रिंग धीरे धीरे तैरती हुई तुम्हारी मार्शल सोल पर जाकर सेट हो गई। रिंग के जुड़ते ही 1000 साल के भालू की खौफनाक और अनियंत्रित एनर्जी झटके से तुम्हारे शरीर के अंदर घुसी। साधारण बच्चों की तो पहली ही वेव में धज्जियां उड़ जाती, पर तुम्हारी बॉडी इस 1 महीने की रगड़ाई और 9 योंग डिवाइन स्किल की बदौलत चट्टान बन चुकी थी। तुमने उस उबलती हुई एनर्जी को अपने अंदर दबा लिया। कुछ दूरी पर खड़ा क्रोकोडाइल सांस रोककर तुम्हें देख रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया था। अगर तुमने जरा सा भी दर्द का इशारा किया तो वो तुरंत उस रिंग को फाड़ डालता। 2 घंटे बीत गए। एब्जॉर्प्शन का आखिरी फेज चल रहा था। क्रोकोडाइल की जान में जान आई और अचानक उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। 1000 साल की पहली सोल रिंग! पूरे सोल मास्टर वर्ल्ड के इतिहास में ऐसा कारनामा आज तक किसी के बाप ने नहीं किया था। ये सिर्फ और सिर्फ उसके पोते ने कर दिखाया था। बुढ़ा मन ही मन उछल रहा था। घर लौटने दो जरा। उन 7 बुढ़ों के सामने इसका ऐसा ढिंढोरा पीटूंगा कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी। तुमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तुम्हारी आंखों में एक सुनहरी चमक कौंधी। तुम्हारा ऑरा तेजी से ऊपर भागा और सीधे 20 लेवल के पीक पर जाकर रुका। यही तो फायदा था पैदाइशी 20 से ज्यादा इनबॉर्न सोल पावर होने का। आम बंदा पहले 10 लेवल तक घिसटता है, फिर पहली रिंग लेकर 20 लेवल तक जाने में सालों लगा देता है। पर तुमने पहली रिंग ली और सीधे 20 लेवल फुल। यानी तुम अभी के अभी बिना रुके अपनी दूसरी सोल रिंग भी ले सकते थे। तुम अपनी जगह से खड़े हुए, पंजों को हवा में लहराया और एक तगड़ा झटका महसूस किया। अपने अंदर हुए बदलाव को महसूस करते हुए तुमने देखा कि तुम्हारी हाइट 1 मीटर 30 सेंटीमीटर से सीधे 1.5 मीटर हो गई थी। सूखी पतली बॉडी पर उभरी हुई मसल्स की कटिंग आ गई थी, जिससे एक जबरदस्त एक्सप्लोजिव पावर की वाइब आ रही थी। क्रोकोडाइल आगे बढ़ा। उसकी आंखों में उत्सुकता साफ दिख रही थी। तेरी पहली सोल स्किल क्या मिली? डार्क गोल्ड बॉडी। यह एक ऑलराउंड बूस्ट वाली स्किल है। तुम अपनी पावर महसूस करते हुए बोले, इसे एक्टिवेट करते ही मेरे सारे स्टैट्स सीधे 200% बढ़ जाते हैं। मेरी ताकत और डिफेंस में 300% का तगड़ा उछाल आता है और इसके चालू रहने तक मुझ पर किसी भी नेगेटिव इफेक्ट का कोई असर नहीं होता। सबसे बेस्ट पार्ट, हर 10 लेवल बढ़ने पर इसका इफेक्ट 20% और बढ़ जाएगा। तुम थोड़ा रुके, फिर बोले, बस एक ही सीन है। मेरी अभी की सोल पावर के हिसाब से मैं इसे लगातार सिर्फ 10 मिनट ही झेल सकता हूँ। अभी तुम्हारे मुंह से यह बात निकली ही थी कि तुम्हारे दाएं हाथ में अचानक असहाय दर्द का एक जोरदार झटका लगा। आहा! अरे लाडले, क्या हुआ? क्रोकोडाइल ने तुम्हें अचानक अपना दायां हाथ पकड़कर दर्द से कराहते देखा तो उसे लगा कि 1000 साल की सोल रिंग एब्जॉर्ब करने का कोई साइड इफेक्ट हुआ है। वो तुरंत तुम्हें चेक करने आगे बढ़ा, पर अगले ही पल जो नजारा उसने देखा उससे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हारे दाएं हाथ से एक तेज सुनहरी रोशनी फूट रही थी। उस सुनहरी चमक के बीच तुम्हारी हथेली पर धीरे धीरे गहरे सुनहरे रंग की एक हड्डी जैसी चीज उभरी। क्रोकोडाइल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो डर और खुशी के मिले जुले झटके से चिल्लाया,
ये तो सोल बोन है, और वो भी एक्सटर्नल सोल बोन। तुमने मन ही मन सोचा, वाह किस्मत, क्या बात है। तुमने तुरंत अपनी सोल पावर को एक्टिवेट किया और उस सोल बोन को अपनी बॉडी के साथ फ्यूज करना शुरू कर दिया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दाएं हाथ की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई, खौफनाक दर्द गायब हो गया और हथेली पहले जैसी नॉर्मल दिखने लगी। पर सबसे तगड़ी खुशखबरी ये थी कि यह एक्सटर्नल सोल बोन ग्रोथ टाइप थी, यानी जैसे जैसे तुम्हारी कल्टीवेशन और लेवल बढ़ेगा, ये हड्डी भी खुद ब खुद इन्वॉल्व होकर और ज्यादा खूंखार बनती जाएगी। कैसा फील हो रहा है? क्रोकोडाइल का चेहरा चिंता से भरा था। तुमने अपना दायां हाथ हवा में 2-3 बार नचाया, एकदम गदर, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बाजू में किसी दानव का जोर आ गया हो। क्रोकोडाइल ने अपना हाथ तुम्हारे कंधे पर रखा और अंदर तक स्कैन किया कि कहीं कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लगी। जब पक्का हो गया कि बॉडी एकदम परफेक्ट है, तब जाकर उसकी जान में जान आई। चल फिर तेरी दूसरी सोल रिंग का भी काम निपटाते हैं। जब पहली ही रिंग 1000 साल की ठोकी थी, तो दूसरी वाली तो उससे भी ऊंची होनी चाहिए थी। तुमने हाँ में सिर हिलाया और दोनों फिर से शिकार की तलाश में निकल पड़े। इस बार किस्मत ने ज्यादा नखरे नहीं दिखाए। थोड़ी ही देर में तुम्हें 3000 साल का एक एलिगेटर ड्रैगन मिल गया। दिखने में भले ही वो कतई बदसूरत था, पर उसकी ब्लड लाइन तुम्हारे गोल्डन क्रोकोडाइल से काफी हद तक मैच करती थी। क्रोकोडाइल ने अपनी उंगलियां चटकाई और 2-3 थप्पड़ मार के उस ड्रैगन को अधमरा कर दिया। उसने उसे सीधे नहीं मारा, क्योंकि वो चाहता था कि आखिरी बार तुम खुद करो, आखिर खुद हाथ साफ करोगे, तभी तो सोल रिंग मिलेगी। पहला भालू तो खैर अचानक हमला कर बैठा था, और क्रोकोडाइल के पास वैसे भी 9 रिंग्स पूरी थी, इसलिए वो रिंग बिना मालिक के तुम्हें मिल गई थी। तड़पते हुए ड्रैगन को देखकर तुमने अपना चाकू निकाला और एक ही वार में उसकी गर्दन साफ कर दी। अगले ही पल उसकी लाश से एक गहरे बैंगनी रंग की 3000 साल की सोल रिंग तैरती हुई बाहर आई। एक बार का अनुभव, दूसरी बार का खेल। तुमने अपनी मार्शल सोल निकाली और सोल पावर से खींचकर रिंग को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। शायद तुम्हारे गोल्डन क्रोकोडाइल का दबदबा उस ड्रैगन की ब्लड लाइन पर इतना ज्यादा था कि इस बार एब्जॉर्प्शन बिना किसी नौटंकी के सिर्फ आधे घंटे में ही निपट गया। उस ड्रैगन से तुम्हें जो दूसरी सोल स्किल मिली, वो एक प्योर अटैक टाइप स्किल थी, गोल्डन फ्लैश। इसमें तुम्हारी हथेली में तबाही मचाने वाला एक सुनहरी रोशनी का गोला बनता है, जिसे तुम बम की तरह दुश्मन पर फेंक सकते हो। रिंग एब्जॉर्ब होते ही तुम्हारी सोल पावर सीधे छलांग मारकर 28 लेवल पर जा पहुंची। और ये तो तब था जब तुमने जबरदस्ती अपनी पावर को दबाकर रखा था, वरना अभी के अभी तुम तीसरे जानवर की बलि चढ़ाने निकल पड़ते। तुमने क्रोकोडाइल की तरफ देखा। दादाजी, मैं जरा अपनी नई पावर्स का टेस्ट ड्राइव लेना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही क्रोकोडाइल का दिल खुश हो गया। वो भी देखना चाहता था कि पोते के दोनों बम कैसे चलते हैं। उसने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और हंसते हुए बोला, रुक, मैं अभी तेरे लिए एक बढ़िया शिकार ढूंढ कर लाता हूँ। क्रोकोडाइल हवा की स्पीड से गया और 2 मिनट में एक 500 साल के विंड डिमन वॉल्फ को दबोच कर ले आया। 500 साल का भेड़िया? दादाजी, थोड़ा ज्यादा फुसफुसा नहीं हो गया ये? तुमने बेहोश पड़े भेड़िए को देखकर मुंह बनाया। तुम्हारी पहली और दूसरी रिंग जब सीधे 1000 और 3000 साल की थी, तो टेस्टिंग के लिए कम से कम 1000 साल का जानवर तो बनता ही था। 500 साल के बच्चे को पीटना कौन सी बड़ी बात थी? अबे साले, ज्यादा हवा में मत उड़। क्रोकोडाइल ने तुम्हें घूरा। 1000 साल की रिंग्स क्या ठोंक ली? तू तो खुद को भगवान समझने लगा। 1000 साल का जानवर अकेला संभालना तेरे बस की बात नहीं है अभी। अच्छा ठीक है, 500 साल का ही सही, इसी से काम चला लेता हूँ। तुमने हाथ खड़े कर दिए। तभी वो विंड डिमन वॉल्फ होश में आ गया। उसने बदहवास होकर चारों तरफ देखा। अबे, अभी तो मैं अपनी बंदी के साथ डेट पर बैठा था। अचानक से किसी ने पीछे से थप्पड़ मार के बेहोश कर दिया। होश आते ही उसने देखा कि 2 इंसान खड़े होकर उस पर कमेंटबाजी कर रहे हैं। भले ही उसे इंसानी भाषा समझ ना आ रही हो, पर उनकी नजरें देखकर समझ आ गया कि मामला गड़बड़ है। अबे तेरी की, क्या मैं भेड़िया तस्करों के हत्थे चढ़ गया? भेड़िया अपने दांत निकालकर गुर्राने लगा। उसकी आंखें हरी पड़ गईं और वो सीधे फाइटिंग पोज में आ गया। पर उसने हमला करने की बेवकूफी नहीं की, क्योंकि सामने खड़े उस बूढ़े से इतनी खौफनाक वाइब आ रही थी कि उसकी फटी की फटी थी। तुमने अपनी कलाइयां चटकाई। चलो बेटा, आखिरकार होश आ ही गया, अब आजा, 2-2 हाथ कर लें। बात खत्म होते ही तुम्हारी आंखें चमचमाती सुनहरी हो गईं और तुमने अपनी मार्शल सोल अटैच कर ली। तुम्हारे काले बाल सुनहरे हो गए, पूरी बॉडी पर गोल्डन स्केल्स आ गए, हाथ पैने पंजों में बदल गए, पीछे एक विशाल पूंछ निकल आई और सिर के ऊपर से 2 गहरे बैंगनी रंग की 1000 साल वाली सोल रिंग्स धीरे धीरे नीचे तैरने लगी। क्रोकोडाइल पहले ही पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ चुका था। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से शराब की बोतल निकाली और मजे से घूंट भरते हुए मैच देखने लगा। दूसरी तरफ पेड़ से थोड़ी ही दूरी पर घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर कुछ लोग इस पूरे सीन को टकटकी लगाए देख रहे थे। असंभव, कतई नामुमकिन। इस बच्चे की पहली और दूसरी दोनों की दोनों सोल रिंग्स 1000 साल से ऊपर की बैंगनी रिंग्स हैं। ये बच्चा कोई साधारण टैलेंट नहीं, ये तो महाराक्षस है। पता करो, क्या ये किसी अकेडमी में पढ़ता है? अगर नहीं तो इसे हर हाल में अपनी
त्यान दो रॉयल एकेडमी में खींचना पड़ेगा। झाड़ियों में फुसफुसा रहे ये तीन बूढ़े और कोई नहीं बल्कि त्यान दो रॉयल एकेडमी के तीन सबसे बड़े बोर्ड मेंबर्स मेंग शेनजी, बाई बाओशान और झी लिंग थे। उन तीनों के पीछे एक बेहद कीमती और शाही कपड़ों में सजा नवयुवक खड़ा था, जिसके आसपास कई बॉडीगार्ड्स का पहरा था। वो और कोई नहीं बल्कि त्यान दो साम्राज्य का पहला राजकुमार शुए किंग है, जिसके शरीर में असल में कियान रेनशुए डिस्गाइज होकर बैठी थी। ये पूरी गैंग यहाँ प्रिंस शुए किंगहे के लिए तीसरी सोल रिंग शिकार करने आई थी। अचानक पास में भेड़िए की गुर्राहट सुनकर देखने आए थे और सामने का नजारा देखकर सबके तोते उड़ गए थे। शुए किंगहे ने तुम्हें देखा और उसके दिमाग में तुम्हें अपनी गैंग में शामिल करने का ख्याल आया। पहली और दूसरी दोनों रिंग्स 1000 साल की। दिलचस्प है। अगर इस लौंडे को अपने अंडर लेकर तैयार करूं तो फ्यूचर में ये मेरा सबसे मजबूत दायां हाथ बनेगा। मेंग शेनजी ने तुरंत झुककर कहा, राजकुमार साहब का सोचना एकदम सही है। क्या हम अभी जाकर उस लड़के को दबोच लें? शुए किंगहे ने हाथ उठाकर रोक दिया। जल्दबाजी मत करो। मेरी छत्र छाया पाने के लिए पहले उसे अपनी औकात साबित करनी होगी। जरा देखने दो कि इस 500 साल के भेड़िए के आगे इसमें कितना दम है। शाही लश्कर के वहां छिपे होने का पता क्रोकोडाइल दादाजी को बहुत पहले से था, पर उन्होंने रत्ती भर भी भाव नहीं दिया। 3 सोल डॉलो और कुछ साधारण सिपाहियों की उनकी नजर में कोई औकात ही नहीं थी। इन मक्खियों पर दिमाग खपाने से बेहतर था कि वो आराम से पेड़ पर बैठकर अपने पोते की पहली असली फाइट के मजे लें। नीचे तुम्हारे और विंड डिमन वॉल्फ के बीच की जंग शुरू हो चुकी थी। भेड़िया अपने नाम की तरह हवा की रफ्तार से तुम्हारी तरफ झपटा। तुमने फुर्ती से साइड कट मारा। आजा बेटा। पहला सोल स्किल, डार्क गोल्ड बॉडी। बात खत्म होते ही तुम्हारी बॉडी पर डार्क गोल्ड रंग की चमक आ गई। मसल्स फूल गए और रगों में खूंखार पावर दौड़ने लगी। स्किल एक्टिवेट होते ही तुमने पैरों को जमीन पर जमाया, हवा में छलांग लगाई और भेड़िए की पीठ के पीछे उतरते ही एक करारा घूंसा नीचे दे मारा। धमाका! जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया, पर भेड़िया अपनी फुर्ती के दम पर ऐन वक्त पर खिसक गया और उसने सीधे तुम्हारी गर्दन की तरफ अपना खूनी मुंह खोला। तुमने पलक झपकते ही अपने दोनों हाथों से भेड़िए का सर दबोचा और एक तगड़ी लात मार के उसे दूर फेंक दिया। भेड़िया जमीन पर 3-4 पलटी खाकर वापस खड़ा हुआ। वो समझ गया था कि सामने वाला बच्चा कोई आम शिकार नहीं है, इसलिए वो सही मौके का इंतजार करने लगा। अचानक उसे एक हल्का सा मौका दिखा और उसने अपनी पूरी पावर से हवा का एक पैना ब्लेड तुम्हारी तरफ दे मारा। तुम्हारे रिएक्शन में 1 सेकंड की देरी हुई और वो एयर ब्लेड सीधे तुम्हारी छाती पर आकर लगा। ठाएं! भेड़िया अंदर ही अंदर मग्न हो गया कि यह इंसान का बच्चा तो अब गया काम से। पर जैसे ही धूल का गुबार छटा, तुम एकदम टनाटन खड़े थे और अपनी उंगली से उसे चिढ़ा रहे थे। स्पीड ठीक है छोटे, पर डैमेज में रत्ती भर भी दम नहीं था। एक 6 साल के चूजे से ऐसी बेइज्जती सहकर भेड़िए का दिमाग घूम गया। उसने अपना मुंह पूरा खोला और एक नीले हरे रंग की भयंकर एनर्जी बीम तुम्हारी तरफ दाग दी। तुम खड़े खड़े मार खाने वाले बेवकूफ तो थे नहीं। तुम्हारी दूसरी पर्पल सोल रिंग हवा में चमकी। दूसरा सोल स्किल, गोल्डन फ्लैश। तुमने दोनों हाथों को जोड़ा और एक बास्केटबॉल के आकार का चमचमाता सुनहरा गोला बनाकर भेड़िए की बीम की तरफ फेंक दिया। दोनों एनर्जी बीम्स हवा में टकराईं और टकराकर वहीं रुक गईं। तुमने एक शैतानी मुस्कान बिखेरी। दम तो है, पर तुझे शायद पता नहीं कि एनीमे के इतिहास में लेफ्ट साइड से बीम मारने वाला हमेशा हारता है। ये बोलते ही तुमने अपनी सोल पावर का फ्लो 100% कर दिया। सुनहरा गोला भेड़िए की बीम को चीरता हुआ सीधे उसे उड़ाकर दूर ले गया। तुमने अपनी मार्शल सोल हटाई, पलटकर एक किलर पोज मारा और धमाका! पीछे जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, क्योंकि असली हीरो कभी पीछे मुड़कर धमाका नहीं देखते। भेड़िया बुरी तरह झुलस चुका था। उसका नीला शरीर एकदम काला पड़ गया था और वो जमीन पर पड़ा पड़ा कांप रहा था। तुम लपक कर उसके पास पहुंचे। भेड़िया आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार करने लगा, पर तभी तुमने अपनी जेब से एक मरहम की डिब्बी निकाली और उसके जख्मों पर मलने लगे। कुछ ही देर में वो लंगड़ाते हुए खड़ा हो गया। थैंक्स भाई, टेस्टिंग में मदद करने के लिए। अब तू जा सकता है। तुमने एक भली सी मुस्कान दी। तुम कोई हत्यारे तो थे नहीं कि बिना बात के जानवर को जान से मार दो। काम हो गया था। रिंग्स मिल चुकी थीं, तो बेचारे की जान लेने का कोई तुक नहीं बनता था। भेड़िए का दिमाग हिल गया। अबे, मुझे दबोचकर इतनी कुटाई सिर्फ अपना नया खिलौना टेस्ट करने के लिए की थी? पहले बताता तो मैं ऐसे ही खड़ा हो जाता। इतनी मार खाने की क्या जरूरत थी? जैसे ही उसे यकीन हुआ कि इंसान वाकई छोड़ रहा है, वो दुम दबाकर सीधे 100 की स्पीड से रफू चक्कर हो गया। तुम अपनी मार्शल सोल समेटकर दादाजी के पास लौटने ही वाले थे कि अचानक आसपास की झाड़ियों से ढेर सारे सिपाही भाले लेकर बाहर निकले और तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। हमारे होने वाले शिकार को भगा दिया और अब पतली गली से निकलने की फिराक में है। तीनों बोर्ड मेंबर्स के साथ प्रिंस शुए किंगहे शान से आगे बढ़ा। वो एक ऊंची हस्ती वाले तेवर से तुम्हें ऊपर से नीचे तक ताड़ रहा था। एक सेनापति ने तलवार खींचकर तुम्हें घूरा। बेवकूफ लड़के, बड़े राजकुमार के सामने खड़ा है, घुटने टेक कर माफी मांग। अबे घुटने टेके तेरा बाप। तू है कौन बे? एक तो बिना बात के घेर लिया, ऊपर से अकड़ दिखा रहे हैं। तुम्हारा पारा चढ़ गया। राजकुमार? कौन सा राजकुमार? मैं किसी ढोर को नहीं जानता। जबान संभाल। सिपाहियों, इसे दबोच लो। सिपाही भाले तानकर आगे बढ़े ही थे कि शुए किंगहे ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। पीछे हटो।
फिर उसने चेहरे पर एक मक्खन जैसी मुस्कान लाते हुए पूछा, दिलचस्प लड़का है। छोटे, तेरा नाम क्या है और किस सेक्ट से आता है? नाम में क्या रखा है भाई? मुझे होंग दाओरोंग कहते हैं, एक आम सीधा साधा सोल मास्टर। तुमने मौके पर ही एक फर्जी नाम चिपका दिया। आखिर बाहर की दुनिया में अपनी असली पहचान छिपाना ही असली खिलाड़ी की निशानी है। होंग दाओरोंग, शुए किंघे ने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा लिए, पर इस नाम का कोई बड़ा खानदान या सेक्ट उसकी लिस्ट में नहीं था। यानी ये लौंडा 100% एक आम बैकग्राउंड से था। ये सोचकर शुए किंघे मन ही मन उछल पड़ा। वाह, अगर ये किसी सेक्ट का नहीं है तो इसे अपने अंडर खींचना और भी आसान होगा। आगे चलकर ये बिना किसी शर्त के मेरा सबसे वफादार टाइटल डुलुओ बनेगा, उसने अकड़ कर कहा। होंग दाओरोंग, वो भेड़िया मेरा शिकार था जिसे तूने भगा दिया। इस जुर्म की सजा सीधे मौत है, पर आज मेरा मूड अच्छा है। अगर तू मेरे आगे सर झुकाकर मेरी टीम में शामिल हो जाए तो मैं तेरी जान बख्श सकता हूँ। तुमने सीधे मुंह पर जवाब दिया। मौत की सजा? जान बख्श देगा? अबे वो प्रिंस के पुतले, गाजर मूली समझा है क्या? ज्यादा उड़ मत, वरना यहीं पंख काट दूंगा। शुए किंघे का चेहरा एकदम फक पड़ गया। तियान-दो साम्राज्य के सबसे बड़े राजकुमार को आज तक किसी ने ऐसे टके का जवाब नहीं दिया था। एकेडमी का मेंबर मेंग शेंजी चिल्लाया, जबान संभाल मूर्ख बालक, ये तियान-दो साम्राज्य के बड़े राजकुमार शुए किंघे हैं। शुए किंघे, तुम एक सेकंड के लिए ठिठके। अबे तेरी की, ये तो वही बंदा है ना जिसका हुलिया आगे चलकर मेरी वाली अपनाने वाली है। यानी ये असली वाला प्रिंस शुए किंघे है। तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक खुराफाती ख्याल आया, क्या अभी के अभी इस असली वाले शुए किंघे को निपटा दूं? अगर ये अभी मर गया तो मेरी शुकू को आगे चलकर सालों तक जासूसी का घिनौना खेल नहीं खेलना पड़ेगा। शुए किंघे ने तुम्हें खामोश देखा तो समझा कि तुम उसके ओहदे से डर गए हो। उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। होंग दाओरोंग, मैं तेरे टैलेंट की कद्र करता हूँ। मेरे पीछे खड़े ये तीनों बुजुर्ग तियान-दो रॉयल एकेडमी के हेड हैं और सबके सब 80 लेवल वाले सोल डोलो हैं। तू इनमें से किसी को भी अपना गुरु चुन सकता है। बोल, क्या विचार है? घंटा विचार है। इनमें से किसी की इतनी औकात नहीं जो मुझे कुछ सिखा सके। तुमने बिना एक सेकंड गंवाए रिजेक्ट कर दिया। अबे ढोरों, मैंने सीधे पोप बीबी डोंग का ऑफर ठुकराया है। तुम 80 लेवल के बुड्ढों की क्या औकात? और रही बात असली शुए किंघे को अभी मारने की, तुमने थोड़ा ठंडा दिमाग लगाया। नहीं, अभी इसे मारना सही नहीं होगा। अगर शुकू यहाँ जासूसी करने आएगी तो आगे चलकर जब मुझे तियान-दो साम्राज्य से जुड़े सिस्टम के साइन इन मिशन मिलेंगे तो शुकू के अंदर होने की वजह से मेरे सारे मिशन चुटकी बजाते ही पूरे हो जाएंगे। अपनी इतनी तगड़ी ऑफर की ऐसी धज्जियां उड़ते देख अब तक भला और शांत राजकुमार बनने का नाटक कर रहा शुए किंघे अपने असली खूंखार रूप में आ गया। लौंडे, प्यार की भाषा तुझे समझ नहीं आती। अब तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मेरे कदमों में कुत्ता बनकर गिर जा या फिर यहीं अपनी कब्र खोद ले। अगर तुमने कुछ नहीं मांगा तो मैं अपने लिए हर्जाना मांग लेता हूँ। तुमने एक कदम आगे बढ़ाकर चेहरे पर एक खबीस मुस्कान सजा ली। शाही सिपाही जमीन पर बेहोश पड़े थे। तियान-दो अकेडमी के 3 बड़े बोर्ड मेंबर्स खून की उल्टी करके अधमरे हो चुके थे और तियान-दो साम्राज्य का होने वाला राजा शुए किंघे गर्दन पर पड़े दादाजी के उंगलियों के निशानों को सहलाते हुए बदहवास हालत में हाँप रहा था। अभी कुछ देर पहले तक जो अकड़ दिखा रहा था अब वो डर के मारे थर थर कांप रहा था। तुम क्या चाहते हो? अबे ओए, तेरे पास कान है या ढोल? क्रोकोडाइल दादाजी की दहाड़ पर वहां खड़े सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। बगल में खड़ा नकली प्रिंस शुए किंघे तुम्हें ऐसे घूर रहा था मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा देख लिया हो। तीनों सोल डोलो बोर्ड मेंबर्स के चेहरे तो शर्म से लाल पड़ गए। अबे ये 6 साल का बच्चा इतनी कम उम्र में ही इन सब चीजों के चक्कर में पड़ गया। क्रोकोडाइल ने तुम्हारे सिर के पीछे एक करारी चपत रसीद की। कमीने, दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? वेल स्पर्म, कोई तेरी उम्र में खाने की चीज है? तुमने चिल्लाकर अपनी खोपड़ी सहलाई। अरे दादाजी, आपका दिमाग कहाँ जा रहा है? मुझे वो किसी गंदे काम के लिए नहीं बल्कि अपनी बॉडी की ट्रेनिंग के लिए चाहिए। आपकी सोच ही कतई जहरीली है। दरअसल यह चीज समंदर के विशाल 10,000 साल पुराने जानवरों के दिमाग से मिलने वाला एक दुर्लभ माजून था। आम लोग और अय्याश रईस इसका इस्तेमाल घटिया कामों के लिए करते थे, पर बहुत कम लोगों को पता था कि इसमें शरीर के मसल्स, हड्डियों और नसों को 10 गुना मजबूत करने की खौफनाक ताकत होती है। इसे खाने के बाद एक सोल मास्टर की सोल रिंग सोखने की लिमिट सीधे आसमान छूने लगती थी। तुमने पहले ही ठान लिया था। पहली दोनों रिंग्स 1000 साल की ठोंकी हैं, तो तीसरी सोल रिंग 10,000 साल से कम की हुई तो तुम्हारी थू थू हो जाएगी। तुमने क्रोकोडाइल के कान के पास जाकर इसका असली राज फुसफुसा दिया। क्या? क्रोकोडाइल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कचरे जैसी चीज में इतना फाड़ू इफेक्ट होता है? मुझे आज तक क्यों नहीं पता चला? अरे दादाजी, मैंने कॉन्सेक्रेशन हॉल के पुस्तकालय की एक पुरानी किताब में पढ़ा था। अब आप मुझ पर शक करना छोड़ो और काम निपटाओ। तुमने मौके पर ही झूठ की जलेबी छान दी। आखिर पिछले जन्म में नॉवेल पढ़ने का यही तो फायदा था। क्रोकोडाइल ने तुरंत अपना पैना चेहरा शुए किंघे की तरफ घुमाया। सुन लिया ना, 1 महीने के अंदर 100 बोतलें वेल स्पर्म चाहिए। जितनी ज्यादा उम्र के जानवर की होगी उतना बढ़िया, वरना 1 महीने बाद तुम्हारे इस राजकुमार की लाश तियान-दो के मुख्य दरवाजे पर लटकी मिलेगी। हाँ, हम तैयार कर देंगे।
झीलिंग ने हाँफते हुए हामी भरी। 1 महीना पलक झपकते ही उड़ गया। मियाद पूरी होने पर क्रोकोडाइल खुद तियानदोउ साम्राज्य के बादशाह शुए ये द्वारा इकट्ठी की गई 100 बोतलें वसूलने स्टार डो फॉरेस्ट की तरफ निकल गया था। उधर राजा ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए पूरे साम्राज्य की तिजोरी खोल दी थी। वहीं दूसरी तरफ मार्शल सोल हॉल के पिछले पहाड़ की चोटी पर तुम सुबह सुबह पद्मासन में बैठे थे। ढलते और उगते सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हारे मुंह से 9 योंग डिवाइन स्किल का महामंत्र गूंज रहा था। वो चाहे जितना ताकतवर हो, वो पहाड़ को छूती हवा जैसा है। वो चाहे जितना खूंखार हो, वो चांद की रोशनी जैसा है। धमाका! तुम्हारी रगों में उबलती हुई सोल पावर किसी समंदर की तरह बहने लगी। 1 ही महीने की साधना में तुम्हारी सोल पावर सीधे 2 लेवल और छलांग मारकर लेवल 30 पर जा पहुंची। वाह, क्या गदर तकनीक है! तुमने अपनी चमचमाती सुनहरी आंखों को खोला। 20 की उम्र से पहले 30 लेवल का पीक हासिल करना पूरे महाद्वीप के इतिहास में रिकॉर्ड था। पर तुमने कसम खा रखी थी कि जब तक दादाजी वो 100 बोतलें लेकर नहीं आते, तुम तीसरी सोल रिंग को हाथ भी नहीं लगाओगे। ट्रेनिंग के बाद तुम्हें जोरों की भूख लगी। तुम सीधे शहर के सबसे मशहूर बाव की दुकान पर पहुंचे और सीधे 20 टोकरी मटन बाव डकार गए। दुकानदार का मुंह फक पड़ गया। अबे, ये बच्चा है या सुअर का अवतार? पर क्रोकोडाइल दादाजी ने तुम्हारी पॉकेट मनी पहले ही 3 गुना बढ़ा दी थी, तो तुमने शान से पैसे फेंके, एक करारी डकार मारी और वहां से निकल लिए। घर लौटते वक्त जब तुम मार्शल सोल हॉल के मेन ट्रेनिंग ग्राउंड के पास से गुजर रहे थे, तभी 3 बच्चों ने तुम्हारा रास्ता रोक लिया। 2 लड़के और 1 लड़की। एक के बाल आग जैसे लाल थे, दूसरे के बाल चांदी जैसे सफेद, और बीच में खड़ी लड़की की आंखें कतई कातिलाना और चेहरे पर हल्की सी छलावा भरी मासूमियत थी। ये कोई और नहीं बल्कि पोप बीबी डोंग की इकलौती चहेती चेली और मार्शल सोल हॉल की गोल्डन जनरेशन की लीडर हुलियना थी। हुलियना ने तुम्हें ऊपर से नीचे तक ताड़ा। उसके होठों पर एक नखरीली मुस्कान आई। अरे वाह, सुना है क्रोकोडाइल एल्डर का पोता आजकल बहुत हवा में उड़ रहा है। जरा देखें तो सही कि 6 साल के इस चूजे में कितना दम है। तुमने अपनी जेब में हाथ डाले, अपनी डकार को रोका और मुस्कुराकर बोले, अरे अरे, पोप साहिबा की चमची और उसकी मंडली! रास्ता छोड़ो बच्चों, वरना तुम्हारी मालकिन को जाकर शिकायत लगानी पड़ेगी। ताकतवर? वो तो वक्त बताएगा। वैसे तुम तीनों के साथ मेरा कभी कोई लेना देना नहीं रहा, तो आज रास्ते में दादागिरी दिखाने का क्या तुक है? तुमने शांत चेहरे से उन तीनों को देखा। शिए युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में तीखापन था। तू ही क्रोकोडाइल एल्डर का पोता है ना? सुना है कुछ दिन पहले तूने महामहिम पोप का शिष्य बनने का ऑफर ठुकरा दिया था। हाँ, मैंने ही ठुकराया था। बोलो, क्या उखाड़ लोगे? हुलियना के माथे पर बल पड़ गए। पोप साहिबा का शिष्य बनना पूरे महाद्वीप के हर बच्चे का सपना होता है। तेरी क्या औकात जो तूने उन्हें मना किया? उसकी बात सुनकर तुम्हें हंसी आ गई। तुमने चुटकी लेते हुए कहा, अबे, कोई कानून बना है क्या कि मुझे उस सठियाई हुई औरत का चेला बनना ही पड़ेगा? तुम तीनों बेफालतू में मेरा रास्ता रोककर यही बकवास करने आए हो क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी टीचर की बेइज्जती करे? हुलियना की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसके लिए बीबी डोंग भगवान से कम नहीं थी, और तुम्हारे मुंह से यह सुनकर उसका खून खोल उठा। किस एरिना में चलना है? तुम सीधे आगे बढ़ गए। 3 नंबर एरिना में खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि क्रोकोडाइल एल्डर का पोता गोल्डन जनरेशन से भिड़ने जा रहा है। एरिना के चारों तरफ भीड़ जमा हो चुकी थी। तुम रिंग के एक कोने में मजे से खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ तीनों वार्म अप कर रहे थे। यान ने अपनी गर्दन मटकाई। शिए, युआन, हुलियना, तुम दोनों पीछे रहो। इस अकड़ू बच्चे को अकेला मैं ही सबक सिखाऊंगा। वो अकड़ता हुआ आगे बढ़ा। आजा छोटे, पहले मैं तेरा। रुक! तुमने हाथ उठाकर उसे टोका। यान हंस पड़ा। क्या हुआ? अभी से घुटने टेकने हैं क्या? तुमने अपनी उंगली से शिए युआन और हुलियना की तरफ इशारा किया। मेरा मतलब था तुम तीनों एक साथ आओ। एक एक करके पीट कर टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। क्या? यान का दिमाग घूम गया। शिए युआन और हुलियना ने भी अपने घूंसे भींच लिए। पूरे मार्शल सोल हॉल में आज तक किसी बच्चे ने उन तीनों को एक साथ ललकारने की जुर्रत नहीं की थी। हुलियना ने एक कातिलाना मुस्कान बिखेरी। अगर तुझे अपनी पिटाई का इतना ही शौक है, तो चलो मिलकर इस छोटे भाई को थोड़ा नम्र बनना सिखाते हैं। तीनों ने एक साथ अपनी अपनी मार्शल सोल्स एक्टिवेट की। यान, फायर लॉर्ड लेवल 22, शिए युआन, मून ब्लेड्स लेवल 24, हुलियना, डिमन फॉक्स लेवल 26। तीनों के सिर के ऊपर 2-2 पीले रंग की 100 ईयर सोल रिंग्स चमकी। वे अभी अपनी पूरी इंट्रो स्पीच दे ही रहे थे कि धमाका! यान की छाती पर एक जोरदार लात पड़ी और वो सीधे उड़ता हुआ 10 मीटर दूर जा गिरा। शिए युआन और हुलियना की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने अपने कान में उंगली डालकर खुजलाया। फाइट चल रही है या कोई नाटक? तुम लोगों के टीचर ने सिखाया नहीं क्या कि जंग के मैदान में अपनी कुंडली नहीं गाते, सीधे हमला करते हैं? यान ने अपनी नाक का खून पोंछा और दहाड़ा। कमीने, धोखे से हमला करता है। हुलियना ने देखा कि तुमने अभी तक अपनी मार्शल सोल तक नहीं निकाली थी। तू बहुत ज्यादा घमंडी है। बिना अपनी मार्शल सोल निकाले हमसे लड़ेगा? तुमने अपनी उंगली हिलाई। नो नो नो,
नो, मुझे डर है कि अगर मैंने अपनी मार्शल सोल निकाल ली तो ये फाइट 5 सेकंड में खत्म हो जाएगी। चलो मिलकर इसकी अकड़ तोड़ते हैं। हु लिएना चिल्लाई और तीनों एक साथ टूट पड़े। मानना पड़ेगा, बीबी डोंग की गोल्डन जनरेशन में दम तो था। शिए युआन के ब्लेड्स हवा को चीरते हुए तुम्हारी गर्दन की तरफ आ रहे थे, यान के घूंसे आग उगल रहे थे और हु लिएना अपनी फुर्तीली चालों से तुम्हारे कट मार रही थी। तीनों का तालमेल एकदम परफेक्ट था और थोड़ी देर के लिए तुम्हें पीछे हटना पड़ा। तुमने छलांग लगाकर दूरी बनाई। भागने नहीं देंगे नाना, इसे रोक, शिए युआन चिल्लाया। हु लिएना की आंखों में अचानक एक गुलाबी चमक कौंधी। पहला सोल स्किल, चार्म। तुमने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, तुम्हारा दिमाग एक सेकंड के लिए सुन्न हो गया। सही मौका है। शिए युआन हवा में उछला। पहला सोल स्किल, मून ब्लेड कट। जैसे ही तुमने अपनी 9 योंग डिवाइन स्किल की मेहरबानी से उस सम्मोहन को तोड़ा, सामने शिए युआन का खूंखार ब्लेड आ रहा था। तुमने ऐन वक्त पर स्प्लिट मारकर अपनी गर्दन बचाई। पर हमला यहीं खत्म नहीं हुआ था। शिए युआन, बाजू हट। ऊपर से यान की दहाड़ गूंजी। वो हवा में तैर रहा था और उसके पीछे विशाल फायर लॉर्ड आग का एक भयंकर गोला तैयार कर रहा था। दूसरा सोल स्किल, हेल फायर। आग का वो उबलता हुआ गोला सीधे तुम्हारी खोपड़ी की तरफ गिर रहा था। आग का वो उबलता हुआ गोला और शिए युआन का खूंखार ब्लेड सीधे तुम्हारी खोपड़ी की तरफ आ रहे थे, पर तुम टस से मस नहीं हुए। वो चाहे जितना ताकतवर हो, वो पहाड़ को छूती हवा जैसा है। वो चाहे जितना खूंखार हो, वो चांद की रोशनी जैसा है। तुमने दिल ही दिल में 9 योंग डिवाइन स्किल का मंत्र दोहराया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगले ही पल तुम्हारे अंदर से उबलती हुई सोल पावर का भयंकर विस्फोट हुआ। 9 योंग डिवाइन स्किल, ब्रेकिंग बाउंड्स। धमाका। तुम्हारे शरीर से निकली सुनहरी तरंगों ने हु लिएना के सम्मोहन को कांच की तरह तोड़ दिया। एक सेकंड गंवाए बिना तुमने सीधे अपनी मार्शल सोल को बाहर निकाला। गोल्डन क्रोकोडाइल किंग। एरिना के अंदर तुमने उन सबकी चिल्लाहट को भाव तक नहीं दिया। बहुत बोल रहे थे ना, अब मेरी बारी। पहला सोल स्किल, अ डार्क गोल्ड बॉडी। तुम्हारी बॉडी का ऑरा 300% बढ़ गया। तुम हवा की रफ्तार से सीधे हु लिएना के सामने पहुंचे। कोई लड़की है तो छोड़ दो वाली नौटंकी नहीं। तुमने सीधे एक करारा घूंसा उसके पेट में जड़ा, दूसरा उसके मुंह पर और एक तगड़ी लात मार के उसे सीधे एरिना से बाहर फेंक दिया। हु लिएना बिना चूं किए वहीं बेहोश हो गई। नाना, शिए युआन और यान चिल्ला उठे। तुमने अपनी गर्दन मटकाई। चिल्लाओ मत, अब तुम दोनों की बारी है। यान गुस्से में पागल होकर दहाड़ा। दूसरा सोल स्किल, हेल फायर, कचरा। तुम सीधे उसके हमले को चीरते हुए आगे बढ़े, उसका सर दबोचा और सीधे कंक्रीट की जमीन पर दे मारा। ठाएं, यान की भी बत्ती गुल हो गई। अब बचा सिर्फ शिए युआन। वो अपने मून ब्लेड्स तान कर खड़ा था, पर उसकी टांगें कांप रही थीं। तुमने एक खबीस मुस्कान बिखेरी। क्यों भाई, खुद ही ढह जाएगा या इस गोल्डन फ्लैश का स्वाद चखेगा? तुमने अपनी दूसरी पर्पल सोल रिंग चमकाई और बास्केटबॉल जितना बड़ा सुनहरा गोला सीधे शिए युआन के मुंह पर दे मारा। धमाका। धूल छटी तो तीनों गोल्डन जनरेशन के सूरमा जमीन पर गाजर मूली की तरह पड़े हुए थे। तुमने अपने हाथ जेब में डाले और मुड़ते हुए बोले, मैंने पहले ही कहा था, मार्शल सोल निकालते ही फाइट 5 सेकंड में खत्म हो जाएगी। मास्टर की चमचागिरी करने से बेहतर है कि जाकर अपनी ट्रेनिंग सुधारो। उसी रात पोप्स पैलेस में रात के अंधेरे में तीनों चोटिल चेले जुआन और गुई डोलुओ के साथ पोप बीबी डोंग के सामने घुटने टेके बैठे थे। बीबी डोंग अपने शाही सिंहासन पर बैठी कुछ फाइलें देख रही थीं। उसने बिना सर उठाए पूछा, आ गए? कैसा रहा टेस्ट? तीनों का सिर शर्म से झुका हुआ था। हु लिएना ने आगे बढ़कर कसमसाई आवाज में कहा, शिक्षक। शिष्य नाकारा निकले। हम तीनों मिलकर भी उस लड़के से हार गए। ठक। बीबी डोंग का पेन रुक गया। उसने अपनी लंबी और खूबसूरत टांगों को एक दूसरे पर चढ़ाया और बर्फीली आंखों से उन तीनों को घूरने लगी। तुम कहना चाहते हो कि मेरी बनाई गोल्डन जनरेशन के 3 महारथी मिलकर 6 साल के एक बच्चे से हार गए? धमाका। बीबी डोंग ने गुस्से में टेबल पर घूंसा मारा और खड़ी हो गई। तुम तीनों की ट्रेनिंग क्या कुत्तों के आगे फेंक दी थी मैंने? मामला बिगड़ते देख जुआन डोलुओ बीच में कूदा। महामहिम, गुस्सा शांत कीजिए। इसमें बच्चों की गलती नहीं है। वो लड़का नॉर्मल नहीं है। मतलब? गुई डोलुओ ने ठंडी सांस ली। उस लड़के की सोल पावर पहले से ही 30 लेवल पर है और उसकी पहली और दूसरी दोनों सोल रिंग्स 1000 साल की हैं। क्या बकवास कर रहे हो? बीबी डोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपने सिंहासन से उछलकर खड़ी हो गई। उसके दिमाग में तहलका मच गया। कियान रेनशुए जैसी गॉड लेवल मार्शल सोल वाली लड़की भी पहली रिंग 1000 साल की लेने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। ये क्रोकोडाइल का पोता आखिर किस मिट्टी का बना है? क्या कॉन्सेक्रेशन हॉल के पास सोल रिंग की लिमिट बढ़ाने का कोई गुप्त मंत्र आ गया है? उसने तुरंत इस बात को खारिज कर दिया। नहीं, अगर ऐसा होता तो कियान रेनशुए के टाइम ही इस्तेमाल कर लेते। यानी ये सिर्फ और सिर्फ उस लड़के की अपनी खौफनाक बॉडी स्ट्रेंथ का नतीजा है। बीबी डोंग ने एक गहरी सांस ली और अपना गुस्सा काबू किया। ठीक है, तुम तीनों जाओ। कल से जुआन डोलुओ तुम तीनों की ट्रेनिंग दोगुनी करेगा। हैं? दोगुनी? जुआन डोलुओ का मुंह बन गया, पर बीबी डोंग की कातिलाना नजर देखकर उसने तुरंत सर झुका लिया। जो आज्ञा महामहिम। जब सब जाने लगे तो बीबी डोंग ने गुई डोलुओ को रोका। गुईमी, जब कल सेकंड एल्डर क्रोकोडाइल स्टार डो फॉरेस्ट से वापस आए तो उसे मेरी तरफ से ये खास डिब्बा दे आना। गुई डोलुओ ने डिब्बा संभाला और हैरानी से पूछा, महामहिम,
इसमें क्या है? गुई डोलुओं ने वो कागज देखते ही आंखें फाड़ दी। बीबी डोंग का माथा भनक गया। अबे मेरे पास सबके सब गोबर गणेश ही भरे पड़े हैं क्या? जुआन डोलुओ ने तुरंत अपने हाथ से चेहरा ढक लिया और मन ही मन गुई मी को कोसा। अबे बेवकूफ, वो नोटिस क्रोकोडाइल एल्डर के लिए नहीं, उस आफत के परनाले होंग दाओरोंग यानी उस छोटे लौंडे के लिए है। ये नोटिस क्रोकोडाइल के लिए नहीं, उसके उस पोते के लिए है। कल ही उसे मार्शल सोल एकेडमी में दाखिल कराओ। बीबी डोंग ने खिड़की के बाहर चमकते हुए चांद को देखते हुए ठंडी सांस ली। इतने बड़े गॉड लेवल टैलेंट को मैं अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती। एक हफ्ते बाद, ओए मेरे शेर, अपने दादाजी की याद आई कि नहीं? क्रोकोडाइल दादाजी अपने हाथों में 10 चमचमाते हुए बक्से लिए कमरे में दाखिल हुए और आते ही तुम्हें हवा में उछाल दिया। अरे दादाजी, 100 बोतलें वेल स्पर्म लाने में पूरे 7 दिन लगा दिए। कहीं रास्ते में किसी मौज मस्ती में तो नहीं लग गए थे? तुमने आंख मारते हुए चुटकी ली। अबे छिछोरे, तियान दोउ साम्राज्य से यहाँ तक का सफर कोई 2 मिनट का है क्या? बीच में कुछ और काम भी पड़ गया था। क्रोकोडाइल ने बात टालते हुए बक्से मेज पर रख दिए। उन 10 डिब्बों में कुल 100 माजून की बोतलें थीं। ज्यादातर तो 100 साल पुरानी थीं, पर जैसे ही तुमने आखिरी बक्सा खोला, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक एकदम काली, खौफनाक और चमकदार बोतल। 10,000 साल पुरानी वेल स्पर्म माजून। तुम्हारी तो बाछें खिल गईं। इतनी पुरानी चीज तो पूरे महाद्वीप में चिराग लेकर ढूंढने पर नहीं मिलती। पर दिक्कत यह थी कि इसे खाने के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस की भयंकर गर्मी में पिघलाना पड़ता। तुमने 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं किया और सीधे लायन डोलुओ के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी भयंकर शेर वाली आग निकाली और पलक झपकते ही उस माजून को एक उबलते हुए लिक्विड में बदल दिया। रात को तुम्हारे कमरे में तुमने पूरे बाथटब को बर्फ के टुकड़ों से भर दिया, अपने सारे कपड़े उतारे और वो खौफनाक दवा एक ही सांस में गटक गए। अरे बाप रे, गजब की आग है बे। दवा पेट में जाते ही तुम्हारी पूरी बॉडी तवे की तरह लाल हो गई। नसें बाहर निकल आईं और शरीर का एक खास हिस्सा लोहे की छड़ की तरह ऐसा अकड़ा कि आसपास की बर्फ पिघलकर भाप बन गई। बर्फ का तो नामो निशान मिट गया, पर तुम्हारे पास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी, 9 योंग डिवाइन स्किल। तुमने तुरंत पद्मासन लगाया और अपनी सांसों को काबू किया। हीट को हीट से काटो, योंग एनर्जी को रगों में बहाओ। धमाका! 9 योंग डिवाइन स्किल ने उस 10,000 साल पुरानी दवा की पूरी गर्मी को सोखकर तुम्हारी हड्डियों, मांसपेशियों और नसों में ढालना शुरू कर दिया और तुम्हारे शरीर के रोम छिद्रों से काला, बदबूदार पसीना बाहर निकलने लगा। उधर एंजल टेम्पल में क्रोकोडाइल दादाजी ने कैन दाओलियों के सामने तियान दोउ साम्राज्य के रॉयल हंटिंग ग्राउंड का पूरा नक्शा बिछा दिया था। बिल्कुल सटीक नक्शा है, 3 दिन लगाकर खुद बनाया है, क्रोकोडाइल ने मुस्कुराते हुए कहा। कैन दाओलियो ने अपनी दाढ़ी सहलाई। शाबाश! सितंबर में असली राजकुमार शुए किंघे शिकार पर निकलेगा। हम सातों एल्डर मिलकर रास्ते में उस पर हमला करेंगे, उसकी लाश गायब करेंगे और हमारी कियान रेनशुए उसकी जगह लेगी। पर हाँ, उस खुराफाती बच्चे को इस मिशन की भनक नहीं लगनी चाहिए, वरना वो पूरे प्लान का गुड़ गोबर कर देगा। कैन दाओलियो ने टेबल ठोकी। क्रोकोडाइल ने जेब से बीबी डोंग का भेजा हुआ एडमिशन लेटर निकाला। अरे उसकी चिंता मत करो बड़ा भाई, बीबी डोंग ने उसे मार्शल सोल एकेडमी में ठूंसने का इंतजाम कर दिया है। मैं उसका फुल बोर्डिंग करवा देता हूँ। वो महीने भर बाहर ही नहीं आ पाएगा। 2 घंटे बाद तुम्हारे कमरे में बूम! बाथटब का खौफनाक पानी उबलकर छलक पड़ा। तुम्हारे शरीर से ऐसी सुनहरी ऑरा निकली कि पत्थर का बाथटब 100 टुकड़ों में उड़ गया। तुमने अपनी आंखें खोली। उनकी पुतलियां कतई सोने की तरह चमक रही थीं। त्वचा पर एक दिव्य सुनहरी परत आ चुकी थी। इंडेस्ट्रक्टिबल बॉडी, 9 योंग डिवाइन स्किल और 10,000 साल के माजून के मेल ने तुम्हें एक ऐसा शरीर दे दिया था जो किसी भी हथियार को चबा जाए। तुमने हवा में घूंसा मारा, जिसकी गूंज से कमरे की खिड़कियां कांप गईं। हा, वज्र बॉडी तैयार है। अब 10,000 साल की ब्लैक सोल रिंग क्या, 30,000 साल की रिंग भी मेरी बॉडी की लिमिट को नहीं तोड़ सकती। अबे यार, इस महक ने तो नाक में दम कर दिया। तुमने जैसे ही देखा कि टब के टुकड़ों के साथ साथ पूरे कमरे में वो काला, बदबूदार पसीना और गंदगी फैली हुई थी, तुम्हारी सारी शेखी हवा हो गई। अगर दादाजी ने यह कमरा देख लिया तो इंडेस्ट्रक्टिबल बॉडी का टेस्ट वो तुम्हारी सुताई करके ही ले लेंगे। तुमने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और 2 घंटे तक झाड़ू पोछा लगाकर पूरा कमरा चमका दिया। रात के खाने की मेज पर दादाजी ने अचानक बम फोड़ा। पोते, अगले हफ्ते से तुझे मार्शल सोल एकेडमी जाना है। तुमने अपनी रोटी वहीं रोकी और घूर कर देखा। अचानक एकेडमी, और वो भी सीधे अगले हफ्ते? दादाजी, दाल में कुछ काला है। आप मुझे भगा क्यों रहे हैं? क्या मेरे पीछे कोई नई दादी लाने का इरादा है? अबे छिछोरे, तेरी खोपड़ी में हमेशा भूसा ही भरा रहता है क्या? क्रोकोडाइल दादाजी की बाछें खिल गईं, पर उन्होंने तुरंत अपनी हंसी दबाई। अरे वो तो मैं सोच रहा था कि तू अकेला बोर होता है तो नए दोस्त बना लेगा। रहने दो दादाजी, आपकी शक्ल पर झूठ साफ लिखा है। तुमने अपने हाथ बांधे। खैर, मुझे एकेडमी जाने से ऐतराज नहीं है, पर मेरी एक शर्त है। जाने से पहले मुझे मेरी तीसरी सोल रिंग दिलवानी पड़ेगी। क्या तीसरी रिंग? क्रोकोडाइल ने हैरान होकर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा और अपनी सोल पावर से चेक किया। अबे तेरी की, सच में लेवल 30 पर पहुंच गया? और इसका शरीर इतना खौफनाक मजबूत कैसे हो गया? क्रोकोडाइल ने मन ही मन सोचा। चलो अच्छा है, 30 लेवल की रिंग दिलवाकर इसे हॉस्टल ठूंस दूंगा, फिर हम सातों एल्डर आराम से प्रिंस वाले मिशन पर निकलेंगे।
ठीक है, तेरी शर्त मंजूर। क्रोकोडाइल ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अगले हफ्ते मार्शल सोल एकेडमी के बाहर मार्शल सोल सिटी की यह एकेडमी पूरे महाद्वीप की सबसे फाड़ू और खतरनाक जगह थी। स्टीरियोटाइप श्रेक एकेडमी की तरह यहाँ केवल सनकियों को नहीं चुना जाता था, ना ही तियान दोऊ की तरह केवल अमीर राजकुमारों को। यहाँ एक लेवल की सोल पावर वाला गरीब बच्चा भी पढ़ सकता था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की प्रिंसिपल सीधे 99 लेवल की बीबी डोंग थी। 70 लेवल के सोल सेंट्स तो यहाँ झाड़ू पोछा और सिक्योरिटी का काम संभालते थे और 80 वाले पढ़ाते थे। पर हाँ, एक ही शर्त थी, एकेडमी में कदम रखा तो जिंदगी भर के लिए मार्शल सोल हॉल के वफादार बनना पड़ेगा। गद्दारी की तो डोलुओ लेवल के बंदे सीधे मोय मोय कर देंगे। तुम एकेडमी के 20 मीटर ऊंचे सफेद संगमरमर के मुख्य द्वार पर खड़े थे, जिस पर सोने का विशाल 6 विंग्ड एंजल चमक रहा था। साला बुढ़ा खुद तो मुझे यहाँ धकेल कर निकल गया और नाम दिया आत्मनिर्भरता का। हद है यार। तुमने जमीन पर थूका, तभी एक नीले बालों वाला 70 लेवल का सोल सेंट हाँपता हुआ दौड़ता आया। अरे आप ही छोटा मालिक होंग दाओरोंग है ना? मैं आपका एडमिशन इंचार्ज हूँ। सामान कहाँ है आपका? सामान मेरे स्टोरेज रिंग में है। तुमने अपनी उंगली में चमकती रिंग की तरफ इशारा किया। ओह मेरी बेवकूफी! उस टीचर ने मन ही मन अपनी खोपड़ी पीटी। अबे इतने बड़े बंदे का पोता है, झोला लेकर थोड़ी घूमेगा। विशाल फव्वारों, बोटैनिकल गार्डन्स और चमचमाती इमारतों से गुजरते हुए तुम मेन बिल्डिंग पहुंचे। तुम्हारा आईडी कार्ड हाथ में थमाते हुए नीले बालों वाले सर ने बेहद अदब से कहा, छोटा मालिक, महामहिम पोप के सीधे ऑर्डर थे, इसलिए आपको सीधे इंटरमीडिएट एलीट क्लास में डाला गया है। एलीट क्लास? तुमने भौवें उठाई। जी, हमारी एकेडमी में 1-3 लेवल वाले नॉर्मल क्लास में, 4-6 वाले टॉप क्लास में और 7-10 इनैट सोल पावर वाले सीधे एलीट क्लास में जाते हैं। वहां महाद्वीप के सबसे सिरफिरे और ताकतवर बच्चे पढ़ते हैं। तुमने अपना नया आईडी कार्ड जेब में डाला, अपनी गर्दन मटकाई और एक शैतानी मुस्कान बिखेरी। मतलब उसी क्लास में वो तीनों पिटे हुए मुर्गे, हु लिएना, यान और शिए युआन। इंटरमीडिएट एलीट क्लास यानी महाद्वीप के तथाकथित सुरमाओं का अड्डा। तुम अपने निजी बंगले जैसे विला में सामान पटकने के बाद नीले बालों वाले सर के साथ क्लास की तरफ बढ़ रहे थे। उधर एलीट क्लास के अंदर यान हाथ में आधा छिला हुआ सेब लिए शिए युआन को डरा रहा था। अबे शिए युआन, सुना है आज कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट आ रहा है, क्यों ना उसे एलीट क्लास के स्वागत का तमाचा चखाया जाए? शिए युआन ने अपने मून ब्लेड्स को चमकाया। सहमति है, नए लौंडे ज्यादा ही उड़ते हैं, थोड़ा पंख कतरना जरूरी है। हुलियना खिड़की के बाहर मुंह फेरे बैठी थी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम दोनों को जो करना है करो। तभी 95 लेवल जुआन डॉलुओ अपनी वही नजाकत भरी चाल में क्लास के अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे तुम हाथ जेब में डाले, आंखें नचाते हुए मजे से अंदर घुसे। जैसे ही यान, शिए युआन और हु लिएना की नजर तुम्हारे चेहरे पर पड़ी, तीनों की सांसें हलक में अटक गईं और सेब यान के हाथ से छूटकर जमीन पर लुढ़क गया। अबे तेरी की, ये दानव यहाँ क्या कर रहा है? बाकी 15 बच्चे तुम्हें किसी 6 साल के छोटे, मासूम और चारे जैसा बच्चा समझकर मन ही मन हंसे। अरे वाह, नया मुर्गा आया है, आज तो इसकी सुताई पक्की है। जुआन डोलुओ ने पोडियम पर खड़े होकर अपनी नाजुक आवाज में कहा, आज से हमारी एलीट क्लास में 19वां मेंबर शामिल हो रहा है। होंग दाओरोंग, आगे आओ और अपना इंट्रोडक्शन दो। तुम शान से आगे बढ़े, पूरी क्लास पर एक तिरछी नजर मारी और मुस्कुराकर बोले, मेरा नाम जिम मियान है, 6 साल का हूँ। ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, बस एक बात कहूंगा। तथाकथित ज्ञानी कहते हैं, तुच्छ तुच्छ ही रहता है। पूरी क्लास सुन्न पड़ गई। जुआन डोलुओ का मुंह टेढ़ा हो गया। अरे छोटे मालिक, तुमने कोट गलत बोला, असली लाइन है। तथाकथित ज्ञानी कहते हैं, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुमने सबको तुच्छ क्यों बोल दिया? तुमने अपनी जेब में हाथ डाले और सीटी बजाई। बात तो एक ही है ना सर, जब सामने खड़े सब के सब तुच्छ ही हैं, तो कोट बदलने से क्या फर्क पड़ता है? धमाका! पूरी क्लास गुस्से से उबल पड़ी। अबे नया लौंडा तो बड़ा अकड़ू निकला, साले ने पहली ही क्लास में पूरे 15 बच्चों को कचरा बोल दिया। रुक जा, इस बुढ़े को जाने दे, तेरी वो रेल बनाएंगे कि तू अपनी नानी याद करेगा। सिर्फ 3 लोग, यान, शिए युआन और हु लिएना, अपने सिर नीचे किए डेस्क के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, नए स्टूडेंट का ख्याल रखना। जुआन डोलुओ ने एक खबीस मुस्कान बिखेरी और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए। जैसे ही टीचर गए, एक मोहॉक कट वाला 12 साल का लड़का उड़ता हुआ तुम्हारे पास आया। वो यान का चमचा था। ओए तुच्छ, बहुत जुबान चल रही थी ना तेरी। चल पहले हमारे बॉस यान के सामने जाकर माथा टेक, बॉस परमिशन देंगे तभी तू इस डेस्क पर बैठ पाएगा। मोहॉक वाला भागकर यान के पास गया। बॉस आप हुक्म करो, इस लौंडे का क्या कीमा बनाना है? यान का माथा भनक गया। उसने मन ही मन उस चमचे को 50 गालियां दी। अबे ढोर, मैंने कब बोला कि इसकी सुताई करो? अपनी मौत को खुद बुलावा मत दे कमीने। यान कुछ बोल पाता, उससे पहले मोहॉक वाला चिल्लाया, भाइयों बॉस का इशारा हो गया है, इस अकड़ू चूजे को मार मार कर भरता बना दो। अबे रुक, यान चिल्लाया, पर देर हो चुकी थी। 15 बनाम 1। 15 बच्चे अपनी अपनी सोल पावर्स चमकाते हुए तुम्हारी तरफ झपटे। तुमने अपनी मार्शल सोल तक बाहर नहीं निकाली, तुमने बस अपनी 9 योंग डिवाइन स्किल की एनर्जी अपनी मुट्ठियों में भरी और एक मार्शल आर्ट्स मास्टर की तरह घूम गए।
ठाए डिशूम बाउम। सबसे पहला मोहॉक वाला हवा में 10 मीटर की उल्टी कलाबाजी खाता हुआ सीधे ब्लैक बोर्ड में जाकर धंसा। अगले 3 मिनट तक क्लासरूम के अंदर मुक्के, लातें और चीखें गूंजती रहीं। 3 मिनट बाद तुम अपनी शर्ट की धूल झाड़ते हुए चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। तुम्हारे आसपास 15 के 15 सूरमा जमीन पर गाजर मूली की तरह पड़े हुए थे। कुछ की आंखों के आगे तारे चमक रहे थे तो कुछ के मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। यान, शिए युआन और हु लिएना की आंखें फटी की फटी रह गईं। हु लिएना बुदबुदाई, 15 बंदों को बिना अपनी मार्शल सोल निकाले 3 मिनट में ढहा दिया। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तभी थ्योरी क्लास के टीचर क्लास में घुसे। सामने का नजारा देखकर उनके हाथ से चाक छूटकर गिर गई। अबे ये क्या भूचाल आया है यहाँ? ये सब जमीन पर क्यों सो रहे हैं? तुमने खिड़की के बाहर देखते हुए ठंडी सांस ली। कुछ नहीं सर, ये सब बहुत थक गए थे तो मैंने इन्हें लोरी सुनाकर सुला दिया। लोरी? सर ने देखा कि 2-3 बच्चों के मुंह से झाग निकल रहा था। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी अलार्म बजाया। हीलिंग डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। उधर पोप्स पैलेस में जब ये खबर पोप बीबी डोंग के कानों तक पहुंची कि उस नए 6 साल के बच्चे ने आते ही पूरी एलीट क्लास के 15 बच्चों को अस्पताल पहुंचा दिया, तो बीबी डोंग ने अपनी कॉफी का कप टेबल पर रखा और उसकी सुंदर आंखों में एक गहरा खौफ और कौतूहल तैरने लगा। जब जुआन डोलुओ ने पूरी रिपोर्ट सुनाई और बताया कि तुमने आते ही कहा, तथाकथित ज्ञानी कहते हैं तुच्छ तुच्छ ही रहता है, और 15 बच्चों को अस्पताल पहुंचा दिया, तो बीबी डोंग के होठों पर एक बहुत ही अजीब, ठंडी और कातिलाना मुस्कान आ गई। ये लड़का तो सीमा से ज्यादा बदतमीज और शातिर निकला। जुआन डोलुओ ने नीचे झुककर दबे पांव कहा, महामहिम, क्या इजाजत है कि मैं कल चुपके से उसे कोई ऐसी ट्रेनिंग दूं कि उसका दिमाग ठिकाने आ जाए? बीबी डोंग ने उसे एक तीखी नजर से देखा। क्या तुझे 98 लेवल के क्रोकोडाइल डोलुओं से अपनी तुड़ाई करवानी है? वो बुढ़ा अगर आ गया तो तुझे मेरी जगह कोई नहीं बचा पाएगा। जुआन डोलुओ के माथे पर पसीना आ गया। वो घबराकर पीछे हट गया। बीबी डोंग ने अपने सिंहासन पर बैठकर अपनी छड़ी से फर्श ठोका। रहने दो, कल सुबह मैं खुद मार्शल सोल एकेडमी जाऊंगी। एलीट क्लास के लिए एक रॉयल कॉम्बैट क्लास मैं खुद लूंगी। अगली सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड पर अभी सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली थी कि पूरी एलीट क्लास को खड़ा कर दिया गया। सब नींद में उबासियां ले रहे थे, पर जैसे ही तुम वहां पहुंचे पूरे 15 बच्चों की नींद 1 सेकंड में उड़ गई। सब डर के मारे 2 कदम पीछे हट गए और एकदम सीधी लाइन में खड़े हो गए। तभी ऑफिशिएटिंग डोलुओ ने चिल्लाकर कहा, सब सावधान, आज आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। महामहिम पोप बीबी डोंग खुद आपको कॉम्बैट सिखाने आ रही हैं। क्या? पूरी क्लास में हड़कंप मच गया। हु लिएना तक की आंखें फटी की फटी रह गईं। शिक्षक कभी एकेडमी पढ़ाने नहीं आती, क्या वो सच में इस होंग दाओरोंग के लिए आई हैं? तभी बैंगनी शाही लिबास, सिर पर पोपाल क्राउन और हाथ में चमचमाती छड़ी लिए बीबी डोंग अपनी कातिलाना चाल से चलती हुई आई। प्रणाम महामहिम। सबने झुककर सलामी दी। तुमने भी अपनी गर्दन सीधी रखी और कायदे से खड़े हो गए। अबे ये बुढ़िया अपना इलाका देखकर शेर बन रही है। यहाँ पंगा लिया तो क्रोकोडाइल दादाजी के आने से पहले ही मेरी सुताई कर देगी। बीबी डोंग की नजरें सीधी तुम्हारे ऊपर टिक गईं। वो तुम्हारे पास आई और झुककर फुसफुसाए, आज इतने सीधे क्यों खड़े हो छोटे? आज मुझे आंटी नहीं बोलोगे? तुम्हारी छाती धक से रह गई। अबे तेरी की ये औरत तो खतरनाक वाली खुन्नसी निकली। 1 महीने पुरानी बात अभी तक दिल में दबाकर बैठी है। तुमने तुरंत अपने 32 दांत दिखाए और एक बेहद मीठी मासूम मुस्कान चिपकाई। महामहिम, आपकी खूबसूरती के आगे तो ढलती उम्र भी घुटने टेक दे। आपको जो आंटी बोले समझो उसके दिमाग में भूसा भरा है। बीबी डोंग का मुंह टेढ़ा हो गया। कमीना, सीधे सीधे मुंह पर तारीफ करके मुझे ही लपेट दिया। ज्यादा जबान मत चलाओ। उसने मुंह फेरा और पूरी क्लास की तरफ देखा। सैद्धांतिक बातें बहुत हो गईं, अब सीधे कॉम्बैट डेमोन्स्ट्रेशन होगा। मुझे अपनी क्लास से एक बंदा चाहिए जिससे मैं कॉम्बैट करके तुम्हें दिखा सकूं। कोई वॉलंटियर? ये सुनते ही पूरी क्लास में होड़ मच गई। मैं बनूंगा महामहिम, मैं बहुत मार झेल सकता हूँ, मुझे चुनिए, मेरी मार्शल सोल डिफेंसिव है। तुम चुपचाप पीछे खड़े थे और मन ही मन सोच रहे थे, चूतिए हैं सब, मार खाने के लिए भी लाइन लगा रहे हैं, मुझे तो इस नौटंकी से दूर ही रहना है। तभी बीबी डोंग की शैतानी नजरें तुम्हारी आंखों से टकराईं और उसने एक खबीस मुस्कान बिखेरी। शांत हो जाओ सब। बीबी डोंग ने हाथ उठाया। हमारे नए स्टूडेंट जिम्मियान के अंदर सीखने की बहुत तड़प दिख रही है। आजा छोटे, तू ही मेरा पार्टनर बनेगा। तुमने अपनी तरफ उंगली उठाई है। मैं? आपको मेरी शक्ल पर तड़प कहाँ से दिख गई? बकवास बंद करो और स्टेज पर आओ। बीबी डोंग ने कोई मौका नहीं दिया। स्टेज पर तुम अनमने मन से चढ़े। बीबी डोंग ने अपनी छड़ी संभाली। चिंता मत करो, मैं अपनी सोल पावर को कंट्रोल में रखूंगी। तू अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला कर। ठीक है, आपने ही बोला है, बाद में रोना मत। तुमने अपनी कलाई घुमाई और अपनी मार्शल सोल एक्टिवेट की। गोल्डन क्रोकोडाइल किंग। जैसे ही तुमने ऑरा छोड़ा, तुम्हारे सिर के ऊपर से 2 खौफनाक बैंगनी सोल रिंग्स नीचे उतरी।
बीबी डोंग को यह पहले से पता था, इसलिए उसने सिर्फ भौवें सिकोड़ी, पर अगले ही सेकंड बूम, पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड की जमीन कांपने लगी। हवा का दबाव इतना भयंकर बढ़ा कि 70 लेवल वाले सोल सेंट्स की हैट उड़ गई। 2 पर्पल रिंग्स के ठीक नीचे से एक ऐसी रिंग बाहर निकली जिसकी रोशनी ने ढलते सूरज को भी फीका कर दिया। एक एकदम काली, खौफनाक, 10,000 साल पुरानी ब्लैक सोल रिंग। पहली रिंग बैंगनी, दूसरी रिंग बैंगनी और तीसरी रिंग सीधे काली। अबे तेरी की, ये नामुमकिन है। बीबी डोंग के हाथ से उसकी शाही छड़ी छूटते छूटते बची। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। उसका पूरा थ्योरेटिकल ज्ञान, यू शियाओगांग की थ्योरी की 5वीं रिंग से पहले 10,000 साल की रिंग नहीं आ सकती, कांच की तरह चकनाचूर हो गया। पूरी एलीट क्लास सुन्न पड़ गई। यान की आंखें बाहर आने को हो गईं। तीसरी रिंग ही 10,000 साल की। ये बंदा इंसान है या दानव का अवतार? हु लिएना का दिमाग घूम गया। हम 200 साल की रिंग के लिए मर रहे थे और ये 30 लेवल पर 10,000 साल की ब्लैक रिंग लेकर घूम रहा है। बीबी डोंग ने अपनी सांसें संभाली। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसने अपनी कातिलाना आंखों से तुम्हें घूरा और गुस्से सहमिश्रित हैरानी में चिल्लाई, छोटे राक्षस, दिखा मुझे अपनी इस 10,000 साल की तीसरी सोल स्किल का असली रूप दिखा।